हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो भाई आज हम करने वाले हैं रिवीजन थ्रू क्वेश्चंस, दैट इज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और उसके साथ इंक्लूडेड होगा पीओसी, दैट इज प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये दो कॉन्सेप्ट्स अपन डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में। यहाँ पर मैं आपको सवाल करवाने वाला हूँ सर, जेई मीन्स 2026 के, 2025 के एंड 2024 के। इसके सवाल आपको दोनों टॉपिक से देखने को मिलेंगे, दैट इज जीओसी एज वेल एज पीओसी के भी सवाल लाए हैं। जैसे बच्चे बोल रहे थे प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी चाहिए, तो उसको अपन ने ले लिया। यस सर, पहले अपन स्टार्ट करेंगे बेटा जेई मीन्स 2026 के ताजा सवाल है। जनवरी अटेम्प्ट के ताजा सवाल आपको देखने को मिल रहे हैं। ताजा सवाल यहाँ पर ये। यस सर, स्टार्ट करते बेटा। उससे पहले, सवाल स्टार्ट करने से पहले थोड़ा प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो फॉर्मूलेस की बच्चों को दिक्कत पड़ती है, वैसे तो लॉजिकली मोल कंसेप्ट पे जाके अपन इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूलेस मैंने आपको दिए। फॉर्मूलेस यहाँ पर क्या है सर, फॉर्मूलेस के लिए हाइलाइटर में यूज कर लेता हूँ। परसेंटेज एच अगर आपको कैलकुलेट करना है तो वाटर के साथ लेके अपन करते हैं, तो इसको मैं क्या बोलूंगा सर, H2O, तो 2/18 इंटू W1, तो H2O का वेट दिया होगा और अपॉन द वेट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100, ऐसे अपन निकाल सकते हैं। परसेंटेज कार्बन 12/44, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड से अपन कार्बन निकालते हैं, तो W1 और फिर वेट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100 अपन कर देते। तो इसको अपन बोलते हैं लेविक्स मेथड। लेविक्स मेथड से अपन हाइड्रोजन और कार्बन को सब डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, आगे बात करूंगा बेटा परसेंटेज क्लोराइड, परसेंटेज ब्रोमाइड, परसेंटेज आयोडाइड। इनको विदाउट फॉर्मूले भी आप सीधा कर सकते हो, इसमें ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। यहाँ पर आपने क्लोरीन का वेट रखा 35.5 डिवाइडेड बाय AgCl का निकाला। Ag का कितना होता है बेटा मूलर मास, Ag का कितना होता है मूलर मास सर, Ag का मूलर मास एटॉमिक मास मतलब 108 होता है, तो 108 में 35.5 जोड़ के कितना आएगा सर 143.5 इंटू W1, एंड W इज द वेट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। वैसे ही आप ब्रोमीन में निकाल सकते हो, वहां पर AgBr का पीपीटी बनता है, उससे अपन निकालते हैं। फिर उसके बाद AgI का भी आप निकाल सकते हो, परसेंटेज आयोडाइड। यस सर, फास्फोरस की बात करते हो तो आप सीधा, फास्फोरस के दो टाइप्स के एस्टिमेशन होते हैं, एक तो इस कंपाउंड में आपको देखने को मिलेगा Mg2P2O7, और एक तो आपको फास्फोरस का इसमें देखने को मिलेगा, दैट इज NH4 थ्राइस PO4 और 12MoO3। ये आपको देखने को मिलेगा, जो कैनरी येलो पीपीटी आता है जनरली फॉस्फेट के टेस्ट में, वो आपको देखने को मिलेगा। तो इससे रिलेटेड आप सिंपल यहाँ पर मूल कंसेप्ट का लॉजिक लगा सकते हो, जो आपने परसेंटेज कॉम्पोजिशन पढ़ा है। परसेंटेज कॉम्पोजिशन का लॉजिक आप लगा सकते हो, जो आपने मूल कंसेप्ट में पढ़ा है। फिर उसके बाद एक आपको देखने को मिलता है सर BaSO4 दे देते हैं कंपाउंड, और उससे परसेंटेज सल्फर पूछ लेते हैं। तो एक सल्फर है तो कितना आएगा 32/233 इंटू W1 एंड द वेट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। तो सल्फर का भी पूछा जा सकता है। तो ये सीधे फॉर्मूलेस आप याद भी रख सकते हो, या आपके पास दूसरा लॉजिक है तो आप उसको भी कर सकते हो सर, दूसरा लॉजिक है तो आप उसको भी कर सकते हो। दूसरी बेटा मैंने बात की है, यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट मेथड्स है, जिसके मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड से ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर जेई मींस के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेंगे। ये दो मेथड्स, दैट इज ड्यूमास मेथड एंड जेल्डाल्स मेथड। ये दो मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप याद रखिए ताकि आपके सवाल तुरंत सॉल्व होंगे। पहला क्या है सर, अपन देते हैं P प्रेशर माइनस P0 इज द एक्वियस टेंशन, तो दिया होता है V1 एंड T1, और ये जो अपन लेते हैं ये
जो अपन लेते हैं दैट इज P2 एंड T2, ये आप लोग STP पे हम लोग लेते हैं, इसको अपन किस पे लेते हैं सर STP से, और इसको कैलकुलेट करके अपन V2 mls में निकालते हैं। फिर उसके बाद परसेंटेज नाइट्रोजन आप सीधा निकाल सकते हो, परसेंटेज नाइट्रोजन 28/224 इंटू वॉल्यूम 2 जो ml में है अपॉन वेट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, पहले ही मैंने इसको करके सॉल्व करके लिख दिया है। जेरडाल मेथड में अपन नाइट्रोजन इज 1.4 अपॉन वेट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन ml, दैट इज अपन यहाँ से क्या निकाल रहे हैं सर, अपन यहाँ से निकाल रहे हैं सर मिली इक्विवेलेंट, अपन यहाँ से क्या निकाल रहे हैं सर मिली इक्विवेलेंट, वी आर फाइंडिंग आउट द मिली इक्विवेलेंट फ्रॉम हियर। तो ये दो मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्यूमास मेथड, जेरडाल्स मेथड आप नाइट्रो ग्रुप के लिए, नाइट्रोसो ग्रुप के लिए, एजो ग्रुप के लिए, एजॉक्सी ग्रुप के लिए यूज नहीं कर सकते जेरडाल वाली मेथड, इसलिए उस पे भी सवाल बेसिक पे सवाल पूछा जाता है। यस सर, अभी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं सर जेई मींस 2026 के सवालों पे। तो जेई मींस 2026 के क्या क्या सवाल है कि करेक्ट स्टेटमेंट उसने आइडेंटिफाई करने बोली है, तो अपन क्या करेंगे सर स्टेटमेंट बेस्ड सवाल है। यस सर, स्टेटमेंट बेस्ड सवाल है। The presence of नाइट्रो ग्रुप इन बेंजीन रिंग, नाइट्रो ग्रुप अगर बेंजीन रिंग में प्रेजेंट है तो उसके रिलेटेड आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस मिले। ये क्या करता है, एक्टिवेट्स द रिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है सर, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में एक इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, तो इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए सर, इलेक्ट्रोफाइल को ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए। सपोज भाई इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर अटैक कर रहा है, बेसिक से अपन सोच सकते हैं यहाँ पर कि सपोज मैंने बेंजीन रिंग पे नाइट्रो ग्रुप लगा दिया, तो यहाँ पर अगर एक इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है तो इलेक्ट्रोफाइल क्या है सर, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, हाँ सर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, तो यहाँ पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होनी चाहिए। लेकिन नाइट्रो ग्रुप कैसा सर, नाइट्रो ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा, इट्स एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो पहली स्टेटमेंट तो उसने गलत दी है, पहली स्टेटमेंट क्या है सर, रॉन्ग स्टेटमेंट है। दूसरी स्टेटमेंट बेटा बात करते हैं, डीएक्टिवेट्स द रिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हाँ, एक्टिवेट नहीं कर रहा तो भाई डीएक्टिवेट करेगा, फेवर नहीं कर रहा तो रिंग को डीएक्टिवेट कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है। दूसरी स्टेटमेंट क्या है सर, एक्टिवेट्स द रिंग टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी देख बेटा, यहाँ पर अगर मैंने न्यूक्लियोफाइल लाया, अगर मैं न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कर रहा हूँ तो न्यूक्लियोफाइल क्या है सर, न्यूक्लियोफाइल के पास पहले से ही इलेक्ट्रॉन्स रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए सर, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज चाहिए, तो नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो बेंजीन को डेफिशिएंट बना रहा है, so that is it is activating it for the nucleophilic substitution reaction। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, समझा। अभी ये क्या होगा सर, डी स्टेटमेंट डीएक्टिवेट्स द रिंग टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, नहीं सर डीएक्टिवेट नहीं करता, वो एक्टिवेट करता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। तो उसने क्या बोला है, करेक्ट स्टेटमेंट्स बोला, तो करेक्ट स्टेटमेंट्स क्या है सर, बी एंड सी आर द करेक्ट स्टेटमेंट, दैट इज ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आंसर क्या आपको देखने को मिलेगा, आंसर डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर, दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। ये आपको आंसर देखने को मिल रहा है, दैट इज फ्रॉम द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पे थोड़े उसने स्टेटमेंट्स पूछे थे, उसके रिलेटेड अपन ने इसको आंसर कर दिया सर। आगे बेटा मैं बात करता हूँ सर, आगे उसने क्या बोला है, द साइक्लिक कैटायंस हैविंग द सेम नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशंस। हाइपर कॉन्जुगेशंस अपन कैसे निकालते हैं सर, हाइपर कॉन्जुगेशन का मेन फंडा क्या होता है सर, अपन देखते हैं यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन की कॉन्सेप्ट, कितने यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है सर, यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ पर 3 आएंगे, और यहाँ पर 1 2 3 बॉन्ड्स है, तो यहाँ पर 1 अल्फा हाइड्रोजन आएगा, तो ये 2 अल्फा 3 अल्फा और ये 1 अल्फा, तो टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर आए सर, यहाँ पर टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन आपको देखने को मिलेंगे। अल्फा हाइड्रोजन से अपन हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स निकालते हैं। यस सर, यहाँ पर देखिए सर, यहाँ पर कितने, ये 2 हो गए,
ये 3 और ये 1 2 3 और ये भी आएगा। ये कितने हुए सर? 2 अल्फा, 3 अल्फा और ये भी 2 अल्फा। तो यहाँ पर कितने मिले सर? 7 अल्फा मिले, 7 अल्फा मिले। अल्फा एच की मैं बात कर रहा हूँ, 7 अल्फा एच यहाँ पर मिले। यहाँ पर देखिए इसमें क्या दिया उसने? 2 2 एंड यहाँ पर ये कितने होंगे? 2 और ये कितने होंगे? 2। तो 2 2 2 2 4 एंड 6, तो ये कितने हुए? 6 अल्फा। यहाँ पर देखिए ये क्या है? ये कितने हुए सर? ये 2 हुए, ये 2 हुए एंड ये कितने हुए? 2 2 2 नहीं, यहाँ पर नहीं आएगा। 2 2 एंड दिस 1 2 3, तो यहाँ पर 1 आएगा। ये इतना बड़ा पेन क्यों हो गया? हाँ, यहाँ पर किधर आएगा सर? इधर 2 4 और ये 5, तो यहाँ पर कितने आएंगे सर? 5 अल्फा। तो उसने पूछा, क्या पूछा उसने? The cyclic cations having the same number of hyperconjugated structures। तो सेम नंबर किसमें देखने को मिलेगा सर? आपको यहाँ पर 6 देखने को मिल रहा है और यहाँ पर 6 देखने को मिल रहा है। तो आंसर आपका क्या जाएगा? जल्दी बोलिए सर। आंसर हमारा जाएगा, आंसर आपको देखने को मिला ए में एंड इन केस ऑफ सी। ये ऑप्शन बेस्ड सवाल था, लेकिन प्रैक्टिस के लिए कुछ जगह पे मैंने ऑप्शंस आपके हटा दिए, इसलिए ये आपको देखने को मिलेगा। आंसर ए एंड सी इज द राइट आंसर। जहां पर उसने पूछा सर सेम नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशंस आर प्रेजेंट। क्वेश्चन रीडिंग में मेरी ऊपर नीचे गलती हो सकती है, इसलिए आप थोड़ा सा उसमें मैनेज करिए। रिकॉर्डेड क्लास इसलिए थोड़ा मैनेज कर सकते हो। यस, ये हो गया। यहाँ पर क्या है? करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पर स्टेबिलिटी का ऑर्डर उसने दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये किसके स्पीशीज दिए गए सर? ये सारे इन्होंने किसके स्पीशीज दिए? ये सारे उन्होंने किसके स्पीशीज दिए सर? ध्यान से देख सकते हो, सारे उन्होंने किसके स्पीशीज दिए सर? नेगेटिव स्पीशीज दिए। यानी उन्होंने किसके स्पीशीज दिए? यहाँ पर कार्बो अनायंस उन्होंने दिए, कार्बो अनायंस उन्होंने दिए, कार्बो अनायंस। कार्बो अनायंस में स्टेबिलिटी रूल में अपन एक पढ़ते थे सर, जितना नेगेटिव इस वाले हाइब्रिडाइजेशन की बात करूंगा तो परसेंटेज एस कैरेक्टर अगर ज्यादा है तो वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। ये कॉन्सेप्ट अपन केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं। परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो ये नेगेटिव चार्ज को पकड़ के रखेगा, तो इसके केस में क्या ऑर्डर आना चाहिए सर? ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है? दिस इज sp हाइब्रिडाइजेशन। परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना है? 50%। दिस इज, यहाँ पर पहले इधर से लिखते हैं अपन, ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है सर? दिस इज sp2, दिस इज sp3, दिस इज sp। तो यहाँ पर 50% एस कैरेक्टर है, यहाँ पर कितना एस कैरेक्टर है सर? 33.3% है, यहाँ पर कितना है सर? 25% है। तो सबसे आसान ऑप्शन आपका क्या देखने को मिल रहा है? सी ऑप्शन सही देखने को मिल रहा है क्या? यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा sp की, फिर sp2 की, फिर sp3 की, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो वो अनायंस को अपने पास रखेगा और स्टेबलाइज करेगा। यस सर, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? जिनको पहली बार ये ऐसे सवाल समझ में आ रहे हैं वो क्या कर सकते हैं? इसको नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर आंसर क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पर आंसर क्या देखने को मिलेगा सर? आंसर आपको देखने को मिलेगा सी। आंसर क्या देखने को मिल रहा है? सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बेटा मैं बात करता हूँ, यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है सर? हर बार उसने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, इस बार 2026 में क्या बच्चों को डिफिकल्ट लगा तो उसने यहाँ पर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस डाले। फाइंड आउट द स्टेटमेंट विच आर नॉट ट्रू। जो स्टेटमेंट्स गलत है वो आपको फाइंड आउट करते हैं, जो स्टेटमेंट गलत है वो आपको फाइंड आउट करने। यहाँ पर देखिए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स विथ मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड लेस चार्ज सेपरेशन आर मोर स्टेबल।
यस सर, ये स्टेटमेंट तो सही स्टेटमेंट है। अपने को क्या ढूंढना है सर, अपने को गलत स्टेटमेंट ढूंढना है, तो ये मैं ट्रू स्टेटमेंट बोल सकता हूँ, ये सही स्टेटमेंट है। In electromagnetic effect, an unsaturated system shows plus E with the nucleophile and a minus E with the electrophile. Minus E with the electrophile. इसको देखिए बेटा, inductive effect is responsible for high melting point, boiling point, dipole moment of polar compounds. The greater number of alkyl groups attached to the doubly bonded atoms, higher is the heat of hydrogenation. ये सवाल गलत हो जाएगा, higher is the heat of hydrogenation में ये स्टेटमेंट आपको फॉल्स देखने को मिलेगी, ये स्टेटमेंट आपको फॉल्स देखने को मिलेगी। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो आयन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन एस कैरेक्टर कैरी, ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। इंडक्टिव इफेक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डायपोल मूवमेंट ऑफ पोलर कंपाउंड्स, इसको भी मैं ट्रू बोलूंगा। यहां पर देखिए सर, ये वाली स्टेटमेंट देखिए ट्रू वाली, इन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एंड अनसैचुरेटेड सिस्टम विद विल शो प्लस ई विद द न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल को वो प्लस ई शो करेगा। नहीं सर, न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक कर रहा है तो वो तो माइनस ई शो करेगा। नहीं सर, ये गलत है। माइनस ई इफेक्ट विद द इलेक्ट्रोफाइल, नहीं सर, वो तो प्लस ही इफेक्ट शो करेगा, तो ये गलत हो गया। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट आपको देखने को मिल रही है, ये फॉल्स स्टेटमेंट आपको देखने को मिल रही है। यस सर, ये फॉल्स स्टेटमेंट देखने को मिली। तो कौन से ऑप्शंस आपको देखने को मिले सर? गलत ऑप्शंस कौन से? एक तो बी स्टेटमेंट आपकी गलत है, एक तो बी स्टेटमेंट आपकी गलत है, और एक बी स्टेटमेंट आपकी गलत है, और दूसरी कौन सी गलत है सर? बी गलत है एंड डी आपकी गलत है। बी एंड डी आर द फॉल्स स्टेटमेंट। देखो बेटा अच्छे से, आप इसको देखो अच्छे से, बी एंड डी आर द फॉल्स स्टेटमेंट्स। देखो कर लिया बेटा आपने, बी एंड डी फॉल्स है, बिल्कुल सही सर। आगे चलते भाई, कार्बो अनायंस की स्टेबिलिटी पे उसने ऑर्डर पूछा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी पे उसने कार्बो अनायन की स्टेबिलिटी पे पूछा है। ऑप्शंस थे इसमें, लेकिन बिना ऑप्शंस का मैं लेके आया। यहाँ पर 5 कंपाउंड्स आपको दिए गए हैं। 5 कंपाउंड्स अपन किससे करेंगे सर? अपन डोमिनेटिंग इफेक्ट से सोचेंगे। यहाँ पर अपन क्या फंडा लगाते हैं सर? डोमिनेटिंग इफेक्ट से सोचो। ये पैरा पे क्या है सर? पैरा पे ब्रोमीन लगाया उन्होंने, यहाँ पर ये लगाया है, ये लगाया है, और ये लगाया है। ठीक है, यहाँ पर कोई ग्रुप नहीं है सर, कोई ग्रुप नहीं। यहाँ पर आप देखिए, ब्रोमीन में क्या होता है सर? ब्रोमीन में क्या होता है सर? माइनस आई इज ग्रेटर देन प्लस एम, यहाँ पर चलता है। यस सर, तो ओवरऑल ये डीएक्टिवेटर होता है, खींचता है। यहाँ पर तो भाई प्लस एम इफेक्ट है, यहाँ पर तो क्या है सर? यहाँ पर प्लस एम इफेक्ट है, प्लस एम इफेक्ट है। यहाँ पर क्या है सर? यहाँ पर तो माइनस एम इफेक्ट है, माइनस एम इफेक्ट है। यहाँ पर क्या है सर? यहाँ पर प्लस एच या प्लस एम बोल सकते हो, प्लस एच या प्लस एम बोल सकता हूँ इसको। CH3 डोनेटिंग ग्रुप है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी मतलब सबसे कम स्टेबल से सबसे ज्यादा स्टेबल। तो सबसे कम स्टेबल कौन सा होगा सर? प्लस एम वाला ग्रुप है, प्लस एम वाला ग्रुप है। प्लस एम वाला ग्रुप सबसे कम स्टेबल होगा। तो पहला आंसर क्या आएगा सर? 3 सबसे कम स्टेबल होगा। उसके बाद कौन सा है सर? उसके बाद प्लस एच वाला ग्रुप CH3, उसके बाद CH3, दैट इज ऑप्शन 5। उसके बाद क्या आएगा सर? ये होने के बाद क्या आएगा सर? ब्रोमीन विड्रॉइंग है, ये भी विड्रॉइंग है, ये नॉर्मल बचा हुआ देखने को मिला सर, ये 2। फिर उसके बाद माइनस एम अच्छा है या माइनस आए सर? विड्रॉइंग में माइनस एम अच्छा है, तो यहाँ पर माइनस आएगा यहाँ पर, तो ये 1 आया। ये कौन सा है सर? ये लास्ट में आपको सबसे ज्यादा क्या मिला? 4 मिला। तो ऑप्शन बेस्ड सवाल था, लेकिन इसको विदाउट ऑप्शन जो भी बच्चा कर पा रहा है उसके लिए, प्रैक्टिस के लिए सवाल आपको दिए गए। ये आंसर आपको देखने को मिलेगा, दैट इज 3, 5, 2, 1, 4। सबसे ज्यादा 4 है और सबसे कम आपको 3 देखने को मिल रहा है। यस सर, स्टेबिलिटी समझ में आई। स्टेबिलिटी का फंडा क्या है, कैसे लगता है? पहले आप सोचते हो BB,
बीबी के बाद एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी के बाद आप ये सोच सकते हो सीधा कि स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विड्रॉइंग ग्रुप्स, जो भी विड्रॉइंग ग्रुप्स आपको देखने को मिल रहा है, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डोनेटिंग ग्रुप्स, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डोनेटिंग ग्रुप। तो ये आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो अनायन का फंडा याद होना चाहिए। पहले तो अपन ऑर्डर वाइज सोचते हैं, बीबी, एरोमेटिसिटी, और फिर उसके बाद इफेक्ट्स और हाइब्रिडाइजेशन का एक्सक्लूसिव होता है, जो अभी मैंने 2 सवाल में आपको कर रहा है। हाइब्रिडाइजेशन का क्या होता है, इसमें sp ग्रेटर देन sp2 ग्रेटर देन sp3, हाइब्रिडाइजेशन की भी आप सवाल फिर कर पाओगे कार्बो अनायन स्टेबिलिटी के रिलेटेड। यस सर, यहाँ से हमें समझ में आया। तो ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर है? यस सर, क्लियर है। उसके बाद बेटा ये क्या देखने को मिला आपको? सर ये भी स्टेटमेंट बेस्ड सवाल पूछा। पहली स्टेटमेंट पढ़िए सर। पहली स्टेटमेंट क्या है? CH3 is more stable than CH3+ as 9 hyperconjugation interactions are possible. Yes sir, 9 hyperconjugation interactions possible है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी सर? बिल्कुल ये स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट है। बिल्कुल दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। उसके बाद सर CH3+ is less stable than this as it only has 3 hyperconjugation structures। किसके साथ जुड़ा हुआ है भाई? उसके पास hyperconjugated structures 0 अल्फा एच देखने को मिल रहा है, तो 0 देखने को मिल रहा है, 0 अल्फा एच। तो 3 हाइपरकॉन्जुगेशन इंटरैक्शंस कैसे हो सकते हैं? इसमें नहीं हो सकते सर। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या हो गई सर? ये वाली स्टेटमेंट हो गई फॉल्स। तो ऑप्शन क्या बनेगा? ऑप्शन क्या बनेगा सर? स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। स्टेटमेंट 1 is true but statement 2 is false। तो यहाँ पर आंसर क्या आया बेटा? सर आंसर आपका आया, आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते सर। आगे मैंने बात किया सर, ये थोड़ा सा पीओसी रिलेटेड सवाल उसने पूछा है। सब्लिमेशन इज यूज्ड फॉर सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स विथ लो मेल्टिंग पॉइंट। लो मेल्टिंग पॉइंट में सब्लिमेशन नहीं सर, ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है। ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है। लो मेल्टिंग पॉइंट में सब्लिमेशन कैसे यूज कर सकते हैं? द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इंक्रीजेस एज द एक्सटर्नल प्रेशर इज रिड्यूस्ड। एक्सटर्नल प्रेशर जैसे आप कम करोगे, एक्सटर्नल प्रेशर आप कम करोगे, एक्सटर्नल प्रेशर मैंने कम किया तो क्या बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा? नहीं सर, एक्सटर्नल प्रेशर अगर मैंने कम किया तो बॉइलिंग पॉइंट घटना चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट घटना चाहिए। बच्चे इसको वेपर प्रेशर वगैरह के कॉन्सेप्ट से कंफ्यूज कर लेते हैं, जो सॉल्यूशन में पढ़ते हैं कि सर बॉइलिंग पॉइंट तो वेपर प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर बात वेपर प्रेशर की नहीं की गई है, यहाँ पर बात एक्सटर्नल प्रेशर की गई है। इसलिए एक्सटर्नल प्रेशर अगर आपने कम किया तो बॉइलिंग पॉइंट उसका कम होगा। इसलिए जो आप कुकर्स जो हायर ऑल्टीट्यूड पे खाना पकने में समय कम लगता है, मतलब ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट रिड्यूस हो जाता है। और उसने क्या लिखा सर? उसने लिखा है सर इंक्रीज। नहीं सर, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। तो स्टेटमेंट्स में मतलब कंसेप्ट आपको स्ट्रॉन्ग रखने पड़ेंगे। जेई मेन 26 के सवाल क्या बता रहे हैं कि सर सीधा एक एक दो स्टेटमेंट रट के काम नहीं होगा, आपको कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। यस सर, दोनों स्टेटमेंट फॉल्स। किधर ऑप्शन है सर? पहला ही ऑप्शन दिया है। आंसर क्या होगा सर? ए फॉर आगरा। ए फॉर आगरा इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? यस सर। उसके बाद बेटा बात करते हैं प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ सवाल यहाँ पर उठाते हैं, देखते हैं। भाई कैलकुलेशन वाला पार्ट तुम भी कर सकते हो, इसलिए कैलकुलेशन में मैं टाइम नहीं स्पेंड करूंगा। अ स्टूडेंट हैज बीन गिवन 0.34 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहाँ पर वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल गया। एंड आस्क्ड टू एस्टिमेट सल्फर। सल्फर की एस्टिमेशन की है। ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट द स्टूडेंट हैज ऑब्टेन्ड 0.813 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट। ठीक है सर जी।
द परसेंटेज सल्फर प्रेजेंट इन द कंपाउंड, और उसने सब कुछ दे दिया, सल्फर 32, बेरियम सल्फेट का भी मास दे दिया 233, सब जेई ने दे दिया, तुझे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। परसेंटेज सल्फर अपन कैसे निकालेंगे, सीधा मैं बता देता हूँ परसेंटेज सल्फर कैसे निकालेंगे। परसेंटेज सल्फर निकालेंगे अपन 32 अपॉन बेरियम सल्फेट का कितना है 233 इनटू वेट कितना है बेरियम सल्फेट का ऑक्टेन 24183 बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है 0.314 इनटू 100। ये लगा कि आप परसेंटेज निकाल सकते हो, परसेंटेज निकालने में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। आपको क्या करना है सर, आपको ये आंसर करना है कमेंट सेक्शन में, कमेंट आंसर, आपको आंसर कमेंट करना है। जो भी कैलकुलेटेड सवाल है उसको आपको आंसर कमेंट करना है। जिसने भी करेक्ट ऑप्शन दिया उसको क्लियर कट हार्ट मिलेगा, ताकि उसका अप्रूव हो जाएगा सर आंसर सही है, आंसर सही है। परसेंटेज एस निकाल पाओगे, बेसिक सवाल है परसेंटेज एस निकालने का, निकाल सकते हो, सब उसने दे दिया है, ज्यादा दिमाग लगाने की नहीं है सर। ये फ्री फंड के नंबर मिलते हैं, जेई जैसे एग्जाम में ऐसे सवाल आ जाएंगे तो फ्री फंड के नंबर मिलते हैं, बस थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। यस सर। आगे बेटा मैं बात करता हूँ, उसने क्या पूछा सर, उसने रिएक्शन मैकेनिज्म को थोड़ा मिक्स किया इस सवाल में। मेथड यूज फॉर सेपरेशन ऑफ मिक्सचर बी एंड सी, बी एंड सी को अपने को सेपरेट करना है, ये बी है एंड दिस इज सी। यहाँ पर क्या सर Br2 के साथ FeBr, आपको मालूम है सर यहाँ पर अपन लुइस एसिड यूज करते, ये पोलराइजेशन के लिए Br की। यस सर अपन यूज करते ये हाइड्रोकार्बन्स में ऐसे छोटे मोटे रिएक्शंस मिलेंगे आपको। यहाँ पर क्या बनेगा सर, ब्रोमोबेंजीन बनेगा, ब्रोमोबेंजीन बनेगा। यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन बना ए में, इसमें मैंने कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 मिक्सचर डालते इसको मिक्सचर बोलते हैं, नाइट्रेटिंग मिक्सचर बोलते हैं इसको। यहाँ से एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, कौन सा होता है सर NO2+, ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। इलेक्ट्रोफाइल इससे पूछेगा भाई कहाँ पर लगू, ये बोलेगा साहब आप ऑर्थो पे लग सकते हो, नहीं तो पैरा पे लग सकते हो, क्योंकि मैं प्लस एम हूं, मेरा ओवरऑल इफेक्ट तो माइनस आया है, लेकिन मैं डायरेक्ट ऑर्थो पैरा करता हूँ, तो दो प्रोडक्ट्स बने। कौन से दो प्रोडक्ट्स बने सर, एक प्रोडक्ट ऐसा बना जिसको अपन नेचर प्रोडक्ट कहते हैं, दैट इज पैरा पे नाइट्रो आ गया, और दूसरा प्रोडक्ट कैसा बना जिसको अपन माइनर प्रोडक्ट कहते हैं, दैट इज यहाँ पर किस पे आ गया सर, यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे आ गया, इसको सेपरेट कैसे कर सकते हैं, जल्दी से कमेंट करो, इसको सेपरेट कैसे कर सकते हैं। सिंपल डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या स्टीम डिस्टिलेशन से। किससे कर सकते हैं, मेरे ख्याल से इसको स्टीम डिस्टिलेशन से करेंगे। स्टीम डिस्टिलेशन कर सकते हैं क्या बेटा इसमें, जल्दी देखिए, स्टीम डिस्टिलेशन कर सकते हैं, इसमें स्टीम डिस्टिलेशन कर सकते हैं। यस, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तो नहीं करेंगे, सिंपल डिस्टिलेशन नहीं करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट का इतना डिफरेंस नहीं है, तो स्टीम डिस्टिलेशन कर सकते हैं यहाँ पर। यस सर, तो आंसर यहाँ पर क्या आएगा, डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। रिएक्शन के साथ उसने थोड़ा दिया, स्टीम डिस्टिलेशन का कॉन्सेप्ट लगा। ये वाला प्रोडक्ट कैसा होता है सर, ये वाला प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होता है, एंड दिस इज द माइनर प्रोडक्ट, ठीक है, समझ में आ बेटा, ये क्लियर है। यस सर क्लियर है। आगे बढ़ते बेटा, यहाँ पर क्या सवाल आया, यहाँ पर क्लेरियस मेथड से डायरेक्ट उसमें सवाल पूछा, इन क्लेरियस मेथड ऑफ इतना ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया था जो कि इतना सिल्वर क्लोराइड दे रहा है, कितना सिल्वर क्लोराइड दे रहा है सर, इतना सिल्वर क्लोराइड दे रहा है, AgCl इतना दे रहा है। द परसेंटेज क्लोरीन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये भी सीधा सवाल हो गया। परसेंटेज क्लोरीन आप कैसे निकालोगे, परसेंटेज क्लोरीन इज इक्वल टू क्या करोगे सर आप, क्लोरीन का वेट 35.5 और ये कितना होता है 143.5 इनटू
वेट सिल्वर क्लोराइड का कितना दिया 0.5253 बटा 0.2425 ऑर्गेनिक कंपाउंड का इनटू 100। ये भी सॉल्व करके आएगा। टाइम सेव करने के लिए भाई अपन इसको सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन एक्सप्रेशन जो कॉन्सेप्ट वाला एक्सप्रेशन है वो मैं लिख के आपको दे रहा हूं। तो ये भी आपको क्या करना है सर, ये आपको कमेंट करना है। कमेंट आपको क्या करना है सर, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। सर इसका आंसर अपन ने क्या निकाला हुआ कमेंट कर। सारे कमेंट सीखूंगा कौन कौन से बच्चे इस सवालों को अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्योंकि 26 में पूछे जा चुके हैं। यहां पर क्या दिया सर, यहां पर फंक्शनल ग्रुप की उसने बात की है। फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन और चेंज ऑब्जर्व्ड इन रिएक्शन। मैट्रिक्स मैच का सीधा सवाल है। अनसैचुरेशन बेयर्स टेस्ट में क्या होता है सर, पिंक कलर डिस्चार्ज करता है। पिंक कलर डिस्चार्ज करता है तो इसका तो 4 ऑप्शन आएगा। पिंक कलर डिस्चार्ज करता है तो इसका तो 4 ऑप्शन आएगा। यस सर, इसको ट्राई करने की कोशिश करो जल्दी। शायद से बेटा पिछले सवाल में थोड़ी सी मिस्टेक मेरे से हुई। इसको अपन स्टीम डिस्टिलेशन से नहीं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट करते हैं। स्टीम डिस्टिलेशन कहां पर आता है, जहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केसेस फंसेंगे वहां पर। मुझे लगा वैसे ही टाइप का सवाल है क्या, नहीं सर, यहाँ पर आंसर होगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो जो बच्चे भाई सीधा कमेंट करने चले गए थे सर गलत आपने यहाँ पर आंसर मार्क किया, वो थोड़ा आगे लेक्चर को देख सकते हैं भाई। यहाँ पर गलत जो भी चीजें होते हैं उसको मैंने सही करने की कोशिश की है मेरे एंड से। तो यहाँ पर आंसर आपका सी जाएगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अपन इसको सेपरेट करते हैं। यस सर, मैंने कौन सा क्वेश्चन आपको दिया था सर, ये वाला क्वेश्चन दिया था। ये मैट्रिक्स मैच का सवाल था सर। यस सर, यहाँ पर क्या है, अनसैचुरेशन के लिए डिस्चार्ज पिंक कलर डिस्चार्ज होगा। यस सर, पिंक कलर से डिस्चार्ज होगा। अल्कोहलिक ग्रुप के लिए सेरिक अमोनियम नाइट्रेट में क्या आएगा सर, रेड कलर अपीयर होता है। रेड कलर फैलने वाला रेड कलर अपीयर होता है। आल्डिहाइड ग्रुप में टॉलेंस रिएजेंट क्या करता है सर, सिल्वर मिरर फॉर्मेशन होता है। दैट इज सीधा ऑप्शन 2। फिनोलिक ग्रुप में FeCl3 टेस्ट, FeCl3 में क्या देखने को मिलता है, वॉयलेट कलर अपीयर होता है। तो A का 4, B का 1, C का 3, D का 3, नहीं सॉरी C का 2 और D का 3। यस, तो ये सारे आपको ऑब्जर्वेशंस याद रखने हैं। बेयर्स टेस्ट को टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन में पिंक कलर KMnO4 का पिंक कलर डिस्चार्ज होता है। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट में अल्कोहलिक ग्रुप के लिए रेड कलर अपीयर होता है। आल्डिहाइड टेस्ट में Ag बनता है जो सिल्वर मिरर की तरह आपको देखने को मिलता है टेस्ट ट्यूब पे। फिनोलिक ग्रुप में वॉयलेट कलर अपीयर करता है सर, वॉयलेट कलर अपीयर करता है। तो ये सीधा मैट्रिक्स मैच का सवाल उसने पूछा था। यस सर, आगे बेटा बात करते हैं, ये सवाल उसने किससे पूछा सर, when 1 gram of compound X is subjected to Geldahl method. Okay sir जी, Geldahl method for estimation of nitrogen 15 ml of 1 molar, यहाँ पर देखिए 1 यहाँ पर 15 ml of 1 molar H2SO4 was neutralized by the ammonium evolved। तो यहाँ पर पहले अपन क्या निकाल सकते हैं सर, मिलीमोल्स निकाल सकते हैं। N into volume in ml। यहाँ से आप मिलीमोल्स कितने निकालोगे सर, 15 ml और 1 मोलर H2SO4 मोलैरिटी दी है। मोलैरिटी से नॉर्मेलिटी कैसे निकाल सकते हो सर, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू n फैक्टर। H2SO4 का n फैक्टर कितना आएगा सर, 2 H2 मॉलिक्यूल्स डिस्प्लेस हो सकते हैं, 2 H+ मॉलिक्यूल्स डिस्प्लेस हो सकते हैं, तो 2 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा, मोलैरिटी कितनी है, 1 into 2। तो यहाँ पर ये क्या आएगा, 2 नॉर्मेलिटी आएगी। तो नॉर्मेलिटी को अपन 2 पुट कर सकते हैं। तो ये कितने मिलेंगे सर आपने को, 30 मिली इक्विवेलेंट्स मिलेंगे। फॉर्मूला में सीधा क्या है, परसेंटेज नाइट्रोजन का सीधा फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, परसेंटेज नाइट्रोजन इज इक्वल टू 1.4 इंटू वेट कितना है, 1 ग्राम दिया है, वेट 1 ग्राम दिया है, इंटू ये 30।
इतना ही होता है फॉर्मूला में मेरे ख्याल से। परसेंटेज नाइट्रोजन इज इक्वल टू 1.4, 100 की जरूरत नहीं पड़ती, पहले ही अपन निकाल लेते। तो ये कितना आएगा, सिंपल कैलकुलेशन है, 14 इंटू 3, तो ये कितना आएगा सर, ये कितना आएगा 42%। ये कितना आएगा 42% नाइट्रोजन का परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन आपको देखने को मिलेगा। तो ये अपन ने सीधा यूज किया यहाँ पर, सीधा अपन ने यूज किया, सीधा अपने कंसेप्ट ज्यादा के बिना अपन ने फॉर्मूले का सीधा यहाँ पर यूज करके आंसर अपन ने निकाला है सर, आंसर अपन ने निकाला। उसके बाद नेक्स्ट इसकी बात करता हूँ। नेक्स्ट इसमें क्या दिया सर, क्लेरियस मेथड का फिर से सवाल है। क्लेरियस मेथड का सवाल क्या कह रहा है, इन क्लेरियस मेथड 0.75 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड गेव 1.2 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट, फाइंड द परसेंटेज ऑफ सल्फर। फिर से वही सवाल आया भाई परसेंटेज सल्फर पे। परसेंटेज सल्फर इज इक्वल टू 32 बाय 233 इंटू ये कितना दिया सर 1.2 बाय 0.75 इंटू 100। इसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, इसको भी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। और आपको मालूम है आपको क्या करना है सर, कमेंट में इसका आंसर करना है, कमेंट आंसर। यहाँ पर ये कैलकुलेशन बेस्ड सवाल होते हैं, इसको आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। दो बेरियम सल्फेट से रिलेटेड सवाल 2026 में देखने को मिले और ये सीधे सवाल थे सर। थोड़े बहुत चीजें 2 मिनट में इस कंसेप्ट से सॉल्व कर सकता हूँ, 1 मिनट में इनफैक्ट ये सवाल आपका सॉल्व हो सकता है। यस सर, ठीक है, आगे बढ़ता हूं। आगे भाई फिर से उसने किस पे पूछा ये सवाल, ये सवाल फिर से किस पे पूछा देखते हैं भाई। 0.53 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड X, ठीक है सर, ऑर्गेनिक कंपाउंड X व्हेन हीटेड विद एक्सेस नाइट्रिक एसिड, एक्सेस नाइट्रिक एसिड से अपन ने इसको हीट किया एंड देन विथ सिल्वर नाइट्रेट गेव इतना पीपीटी, इतना ग्राम सिल्वर ब्रोमाइड एज पीपीटी, 1 ग्राम ऑफ X गेव इतना कार्बन डाइऑक्साइड ऑन कंबशन, द परसेंटेज हाइड्रोजन इन कंपाउंड एक्सेस। परसेंटेज हाइड्रोजन कितना होगा अगर ऐसा फॉर्मेट है इसका, CXHYBRZ, ऐसा इसका फॉर्मेट है, तो कैसा होगा। तो यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं सर, 100% ही होना चाहिए टोटल इसमें। तो पहले मैं क्या कर सकता हूँ सर, यहाँ पर परसेंटेज ब्रोमीन निकाल सकता हूँ। परसेंटेज ब्रोमीन में कैसे निकालूंगा, परसेंटेज ब्रोमीन कैसे निकालूंगा, 80 बाय 188 इंटू कितना मिला, gave 0.75 as PPT and इतना अपन ने यूज किया था, इतना अपन ने यूज किया था इंटू 100। तो यहां से आप क्या कर सकते हो सर, हम लोग परसेंटेज ब्रोमीन निकाल सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं सर, परसेंटेज ब्रोमीन निकाल सकते हैं। फिर आप परसेंटेज कार्बन भी निकाल सकते हो, परसेंटेज कार्बन भी निकाल सकते हो। परसेंटेज कार्बन क्या आएगा, कार्बन कितना सर 12 बाय 44 इंटू 1 ग्राम ने इतना दिया कार्बन डाइऑक्साइड 1.32 बाय 1 इंटू 100। तो यहां से परसेंटेज कार्बन आपको मिला, परसेंटेज कार्बन मिला। फिर उसके बाद इस मेथड से आप टोटल आपको 3 कंपाउंड्स देखने को मिल रहे हैं, कार्बन हाइड्रोजन ब्रोमीन। तो इसका जो आएगा उसको प्लस करो और 100 से माइनस करके आपको हाइड्रोजन का परसेंटेज मिल जाएगा। नियरेस्ट इंटीजर में चाहिए, इसको भी आप क्या करना सर, इसको भी आप कमेंट करना क्या आंसर आ रहा है, नियरेस्ट इंटीजर में क्या आ रहा है उसको आप कमेंट करना। ठीक है, परसेंटेज ब्रोमीन निकाला, परसेंटेज कार्बन निकाला, उसके बाद प्लस करके 100 से माइनस करके परसेंटेज हाइड्रोजन भी सीधा मिल जाएगा। यस सर, मिल जाएगा। आगे बेटा बात करते हैं जेई मींस 2026 के अपन ने सारे सवाल डिस्कस कर लिए हैं। बात अपन करने वाले हैं जेई मींस 2027
25 के सवालों से रिलेटेड, 25 यानी दोनों शिफ्ट के सवाल अपन उठाने वाले जेईई मेंस 2025। तो अब तक के सवालों में सारे बच्चों को मजा आ गया तो एक बार कमेंट जरूर करना सर 2026 के हम लोगों ने कर लिए। नेक्स्ट बेटा बात करता हूँ, यहाँ पर एक सिंपल सवाल उसने पूछा 2025 में, कार्बोकैटायन क्या है, फ्री रेडिकल क्या है, न्यूक्लियोफाइल क्या है, इलेक्ट्रोफाइल क्या है, ये सवाल उसने पूछा है बेटा। बेसिक पे सवाल उसने पूछा है। कार्बोकैटायन क्या है सर, आप बताओ कमेंट सेक्शन में जल्दी। कार्बोकैटायन क्या है सर, कार्बोकैटायन इज एंड कौन सा, sp2 हाइब्रिडाइज विद एमटीपी ऑर्बिटल। यस, sp2 हाइब्रिडाइज होता है विद एमटीपी ऑर्बिटल होता है, एक एमटीपी ऑर्बिटल इसमें होगा। कार्बन फ्री रेडिकल कैसा होता है सर, ये भी sp2 या sp3 हाइब्रिडाइज्ड विद वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हाँ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें होता है, तो इसका क्या आएगा, 4 आएगा। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इट कैन सप्लाई अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट कैन सप्लाई अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इट कैन रिसीव अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकॉज इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, बिकॉज इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सर, इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो न्यूक्लियोफाइल इज इलेक्ट्रॉन इन एक्सेस, सो इट कैन supply a pair of electrons. Electrophile is electron deficient, so it can gain a pair of electrons. तो यहाँ पर क्या ऑप्शन आएगा, 3, A का 3, B का 4, C का 1, D का 2। यस सर, क्लियर है, ये तो बेसिक पे सवाल उसने पूछा। आगे का सवाल क्या है सर, ये सवाल मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, जहां पर जीओसी के आपकी सब लोगों की टेस्ट होगी, जीओसी की सब लोगों की टेस्ट अभी लेने की कोशिश करता हूँ इस सवाल में। इन विच पेयर्स द फर्स्ट आयंस इज मोर स्टेबल देन द सेकेंड। ऐसा पेयर ढूंढिए जहां पर पहला ज्यादा स्टेबल है दूसरे से। ध्यान से देखना, अच्छा सवाल है ये। एक बार ऑप्शंस मैंने नहीं लाए इसलिए एक बार देख लेता हूं। ठीक है, यहां पर देखिए ये प्लस है, ये इधर है सर, यहां पर बी भी खड़ा है, यहां पर ये बी भी देखने को मिल रही है, इसलिए फर्स्ट पेयर ज्यादा स्टेबल है सेकेंड पेयर से, तो ये ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन होगा। यस सर, यहां पर देखिए माइनस है, ये माइनस है सर, माइनस के पास क्या होना चाहिए, माइनस के पास होना चाहिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो ये सही है। प्लस के पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं सर, प्लस के पास तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होना चाहिए, तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन होगा, पहला ज्यादा स्टेबल है दूसरे से। ये देखिए प्लस ये वाला, ठीक है सर, ये प्लस ये वाला, ठीक है सर। इसमें क्या सोच सकते हैं, इसमें सोच सकते हैं बेटा रेजोनेंस, बिल्कुल सही सोचा। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, इसमें रेजोनेंस सोचना है, इसमें रेजोनेंस सोचना है, तो सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल होगा। इसमें क्या सोचोगे, इसमें क्या सोचोगे, राइट राइट, अल्फा एच नहीं, अल्फा एच नहीं, बैक बॉन्डिंग। ये देखिए, जिसको बीबी का कॉन्सेप्ट पता नहीं था उसने थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी थी सवालों में। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन क्या आएगा, इन विच पेयर द फर्स्ट आयन इज मोर स्टेबल। तो ए और बी में, ए और बी में फर्स्ट आयन ज्यादा स्टेबल है, तो आंसर आप देख सकते हो, इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पर लिख रहा हूं, आंसर इसका होगा ए एंड बी, ए एंड बी। यहाँ पर मैं नॉर्मल आपको लिखवा देता हूं, एक न्यू पेज पे नॉर्मल मैं आपको लिखवा देता हूं ऐसे सवालों में। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के जनरल आपको कैसे सोचना है, तो पहले आपको क्या सोचना है सर, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन में पहले आपको बैक बॉन्डिंग ढूंढनी है, बैक बॉन्डिंग के बाद आपको क्या ढूंढना है, एरोमेटिसिटी, उसके बाद आपको इफेक्ट्स लगाने के। इफेक्ट्स में क्या होगा, कार्बोकैटायन को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम प्लस एच एंड प्लस आई, and it is inversely proportional to minus m minus h and minus i। ये देखिए बेटा, ये आपको ध्यान से सोच के लगाना है, और अगर मल्टीपल ग्रुप्स देखने को मिला तो सीधा डोमिनेटिंग इफेक्ट से सोचना है। यस सर, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो आयन्स मैंने आपको पहले ही बता दिया था, लेकिन यहाँ पर लिखवा देता हूँ, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो अनायन, कार्बो अनायन, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इसको क्या चाहिए कि भाई इसका इलेक्ट्रॉन कम हो, तो ये क्या बोलेगा सर, हमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स चाहिए, हमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप चाहिए स्टेबल होने के लिए, ना कि हमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप चाहिए।
और हाइब्रिडाइजेशन में क्या फंडा चलेगा, हाइब्रिडाइजेशन में क्या फंडा चलेगा दोनों केसेस में? सर इसका तो आपने बताया था हाइब्रिडाइजेशन का, इसका बताइए, इसका क्या होगा बेटा? इसका sp3 ज्यादा होगा sp2 से एंड sp से। ये परसेंटेज एस कैरेक्टर के उल्टा चलता है। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन का मैंने क्या बोला था सर? sp2 देन sp3, ये परसेंटेज एस कैरेक्टर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी में चलता है। यस सर, तो ये भी दो चीजें आप याद रखिए। सोचने वाइज पहले दोनों में क्या सोचेंगे सर? बीबी और एरोमेटिसिटी हम लोग पहले सोचेंगे, बीबी और एरोमेटिसिटी पहले सोचेंगे। तो कार्बोकैटायंस और कार्बोनायंस का इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैंने यहां पर इसे लिख दिया सर। ठीक है, यहां पर देखिए ये भी अच्छा सवाल है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी फॉर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। इसमें ध्यान से देखिए, ऑप्शंस मैंने फिर से नहीं लाए, इसलिए एक बार आप ठीक से ग्रुप को देख लीजिए क्या क्या ग्रुप दिया है। तो बेसिसिटी में क्या होता है सर? यहाँ पर इसके पास लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। तो लोकलाइज्ड और डी लोकलाइज्ड लोन पेयर देखिए सर, ये वाला तो डी लोकलाइज है, ये वाला डी लोकलाइज है, ये वाला भी डी लोकलाइज है क्या? नहीं सर, ब्रेड बाबा का रूल यहाँ पे आएगा, ब्रेड बाबा का रूल यहाँ पर आएगा। इट इज एन लोकलाइज्ड लोन पेयर। और आपको मालूम है सर, बेसिसिटी ऑफ लोकलाइज्ड लोन पेयर इज मोर देन डी लोकलाइज्ड लोन पेयर, क्योंकि ये डोनेट कर सकता है। यस सर, तो सबसे पहले क्या आएगा? आर विल बी सबसे फर्स्ट, आर की बेसिसिटी सबसे ज्यादा होगी। यस सर, उसके बाद देखिए इसमें बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। इसमें देखिए ये रेजोनेंस कर सकता है, ये रेजोनेंस कर सकते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन लोन पेयर बॉन्ड पेयर इनटू लोन पेयर, ऐसा रेजोनेंस चलता है इनमें। लोन पेयर बॉन्ड पेयर लोन पेयर। यहां पर देखिए लोन पेयर बॉन्ड पेयर लोन पेयर, ये भी चला। लेकिन ये देखिए लोन, इसने भी रेजोनेंस किया, इसको अलग कलर से दिखा देता हूं। रेड से किसने रेजोनेंस किया सर? नाइट्रोजन ने किया। और उसके बाद ये भी रेजोनेंस में घुस सकता है, ये भी रेजोनेंस में घुस सकता है, ये भी रेजोनेंस में घुस सकता है। तो यहां पर क्या देखने को मिला? यस बिल्कुल सही, ये क्रॉस कॉन्जुगेशन है। जब भी क्रॉस एक्सटेंडेड और क्रॉस में क्या? एक्सटेंडेड मतलब एक ही सांस में, एक ही लाइन में एक्सटेंडेड चलता है, क्रॉस मतलब अलग अलग सांस में। तो ये क्या देखने को मिला सर? क्रॉस कॉन्जुगेशन। यहां पर क्या सर? डायरेक्ट कॉन्जुगेशन है। तो ये क्या देखने को मिला? इसमें क्या लिख सकते हो सर? ये देखने को मिला क्रॉस कॉन्जुगेशन, क्रॉस कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पर क्या होगा? इसमें हाइड्रोजन कुछ होगा, बेस कुछ होगा भाई। ये क्रॉस कॉन्जुगेशन में नाइट्रोजन अपने को डोनेट कर सकता है। तो उसके बाद ऑर्डर क्या आएगा? क्यू। और सबसे पीछे कौन सा आएगा सर? सबसे ज्यादा कौन सा? आर, फिर क्यू एंड देन पी। तो आर क्यू पी इज द राइट आंसर। किन बच्चों ने ये सही सोचा था कमेंट में जरूर बताना। सर हमने बेसिसिटी का अच्छा सवाल कंप्लीट कर दिया है। आंसर क्या आएगा? आर क्यू पी। आंसर क्या आएगा? आर क्यू पी। नेक्स्ट बेटा बात करते हैं यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में बातचीत। फिर से स्टेटमेंट बेस्ड, मतलब जीओसी से स्टेटमेंट बेस्ड आ सकते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन इज नॉट अ परमानेंट इफेक्ट। नहीं सर, हाइपर कॉन्जुगेशन तो एक परमानेंट इफेक्ट होता है। In general, greater the number of alkyl groups attached to a positively charged cation, greater is hyperconjugation and stability of cation. Yes, अच्छी स्टेटमेंट की इसने। ये बोल रहा है कि जितना ज्यादा अल्काइल ग्रुप आपने पॉजिटिव चार्ज कार्बन से लगा दिया, उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा और उतना ज्यादा स्टेबिलिटी भी होगा। कार्बोकैटायंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एच इफेक्ट। जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप मतलब कैसे? जैसे मिथाइल होता है अल्काइल ग्रुप, एग्जांपल इथाइल होता है, तो ये माइनस एच हो ही नहीं सकता सर, ये माइनस एच हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या आएगा? यहाँ पर ऑप्शन ए आएगा। पहली स्टेटमेंट फॉल्स है, दूसरी स्टेटमेंट सही है। ए आगरा इज द करेक्ट आंसर। यस सर, क्लियर है? यस सर, क्लियर है। आगे बढ़ते बेटा, ये करिए। द लीस्ट एसिडिक कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग। एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ पे सवाल आए हैं, ये उनमें से एक सवाल है। ऑप्शन नहीं लाया, देख के सीधा बता सकते हो क्या कौन सा सबसे लीस्ट एसिडिक होगा? कौन सा सबसे लीस्ट एसिडिक होगा? ये क्या बेटा? ये क्या सर? दिस इज फिनॉल। ये क्या सर? दिस इज फिनॉल। दिस इज सल्फोनिक एसिड।
ये क्या सर? दिस इज सल्फोनिक एसिड, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। सर ये तो एसिड फिनॉल वगैरह है। ये क्या है सर? ये क्या है सर? ये तो सीधा अल्काइन है। तो अल्काइन की तो एसिडिक स्ट्रेंथ सर सबसे कम होती है। अल्काइन की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होती है। तो इसका आंसर क्या आएगा? अल्काइन। ऑर्डर आप बता सकते हो क्या इसका ऑर्डर क्या होगा? यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या होगा? बी, फिर उसके बाद सी, फिर उसके बाद ए, देन लास्ट में क्या आएगा? डी। तो आंसर क्या आएगा? BCAD इज द राइट आंसर। ऑर्डर भी पूछ सकता है। आंसर तो अपना हो गया। लीस्ट एसिडिक कंपाउंड में आंसर क्या लिखोगे सर? लीस्ट एसिडिक में आंसर क्या लिखोगे सर? डी फॉर दिल्ली इज द लीस्ट एसिडिक, दैट इज इट इज एल्काइन। और ऑर्डर आप बात करोगे तो ऑर्डर अपन ये लिख सकते हैं, इसका ऑर्डर अपन ये लिख सकते हैं। यस सर, ऑर्डर लिख सकता हूं ये। यस सर, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये भी ऐसे टाइप के सवाल भी मिल सकते हैं आपको। द मोस्ट स्टेबल एंड लीस्ट स्टेबल कार्बन रेडिकल बेस्ड भी सवाल मिल सकता है। मोस्ट स्टेबल एंड लीस्ट स्टेबल रेडिकल प्रोड्यूस्ड बाय होमोलिटिक क्लीवेज। तो पहला कैसे बनेगा? पहला होमोलिटिक क्लीवेज से ऐसा क्लीवेज होगा। फिशो कैरो से अपन दिखाते हैं, ऐसा क्लीवेज इसमें हुआ। फिर पूछ रहा है सेकंड में कैसा क्लीवेज होगा? इस हाइड्रोजन का क्लीवेज होगा। हाइड्रोजन का क्लीवेज होता है मेनली। यहाँ पर आप इसको ऐसे बना सकते हो, ये H2 ऐसे में लिख सकता हूँ। यहाँ पर ये H2 हटा के ऐसे में इसको लिख सकता हूँ। H2 यहाँ पे मैंने हटा दिया मैंने, और इसको मैंने कैसे लिखा? ऊपर यहाँ पर मैंने H लगा दिया, ऊपर मैंने यहाँ पर H निकाल दिया, और उसका क्लीवेज किया। तो यहाँ पर ये ऐसा रेडिकल बना। यस सर, ये ऐसा रेडिकल बना। इसमें देखिए बेटा, इसमें H को हटा दीजिए, उसने H दिया है, ये H मैं हटा सकता हूँ। ऊपर H बना रहा हूँ, हटा रहा हूँ नहीं कंपाउंड से, ऊपर H बना रहा हूँ, क्योंकि होमोलिटिक फिजन आपको दिखाना पड़ेगा। तो इसको व्हाइट पेन से मैंने मार्क कर दिया। यहाँ पर मैंने ऊपर H दिखाया, और इसका ऐसे हेट्रोलिटिक बोला होगा तो सॉरी, होमोलिटिक फिजन यहाँ पर कर रहा है। तो यहाँ पर एक रेडिकल आया। तो और ये वाला देखना है 3 और 4 में भी आप देख सकते हो। 4 में भी अगर मैंने इसको किस में कन्वर्ट किया, इसको मैंने किस में कन्वर्ट किया? 2 के जगह आप इसको क्या कन्वर्ट करो? 2 के जगह मैंने इसको क्या लिखा? 3 के जगह मैंने यहाँ पर 2 लिखा, और यहाँ पर एक H लगा दिया। तो सेम ही होगा। इसको ऐसे तोड़ो, यहाँ पर एक रेडिकल आएगा, यस सर, यहाँ पर एक रेडिकल आएगा। उसके बाद इसमें थोड़ी दिक्कत आई है सर, इसका H ऐसे लिखा हुआ है, तो इसको ऐसे तोड़ा, खड़ाक। तो यहाँ पर ओ भाई साहब, ये एक भूत किस पे बैठा हुआ है? sp पे बैठा हुआ है। एक भूत sp पे बैठा हुआ है। पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी, उस पे बैठ गया एक भूत। तो यहाँ पर सबसे लीस्ट कौन सा आएगा? ये सबसे लीस्ट आएगा। दिस इज सबसे लीस्ट। सर लीस्ट तो मिल गया, मैक्सिमम क्या होगा? इनमें मैक्सिमम क्या होगा? ये रेडिकल ऐसा है, ये रेडिकल ऐसा है। इसमें अल्फा कितने? 6 आएंगे ना। ये भी एक पकड़ा तो 6 अल्फा इसमें आएंगे, और ये भी एक हो सकता है अल्फा। तो ये कितने? 7 अल्फा इसमें आएंगे। लेकिन सर यहाँ पर ये क्या मिलेगा? इसका रेजोनेंस मिलेगा। तो रेजोनेंस ज्यादा या अल्फा सर? यहाँ पर रेजोनेंस ज्यादा होगा अल्फा से, इसलिए सबसे ज्यादा मैक्सिमम भी होगा, दैट इज 2 मैक्सिमम होगा। तो सबसे लीस्ट कौन सा आया? बोल जल्दी, सबसे लीस्ट कौन सा आया? 1। सबसे लीस्ट टेबल कौन सा आया? 1 इज सबसे लीस्ट टेबल। सबसे मोस्ट टेबल कौन सा आया? 2 इज मोस्ट टेबल। तो एक बेहतरीन सवाल 2025 में पूछा गया था, जहां पर उसने रेडिकल की स्टेबिलिटी पूछ ली। बच्चे करके गए थे किसका? कार्बोकैटायन, कार्बोआनायन। रेडिकल स्टेबिलिटी पे उसने बात छेड़ दी। यस सर, आगे देखिए, ये आप ट्राई करिए 2 मिनट।
ये आप ट्राई करिए। हो गया सर आपका। डेजिग्नेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। यहां पर आपकी एरोमेटिसिटी की टेस्ट होगी। ऑप्शन थे इसमें, मैंने आगे ऑप्शन हटा दिए हैं। ये कैसे सर नेगेटिव है? ये 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 6 पाई इलेक्ट्रॉन स्पीशी है, तो ये कैसा होगा सर? ये होगा एरोमेटिक। एरोमेटिक। ये क्या है सर? ये क्या है? प्लस है। ये क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन स्पीशी 4 पाई इलेक्ट्रॉन स्पीशी क्या होता है सर? ये तो एंटी एरोमेटिक होता है। एंटी एरोमेटिक होता है। ये क्या है सर? ये क्या है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है सर? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? क्या होता है? कौन बताएगा? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। हकल रूल क्या था सर? 4 पाई 4n पाई 4n पाई प्लस 2 4n पाई प्लस 2 ऐसा रूल था। तो अगर n को मैंने 0 रखा तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स तो आ रहे हैं, तो दिस विल बी यस एरोमेटिक। ये कैसा होगा? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये भी कैसा हुआ? एरोमेटिक हुआ। ये कैसा हुआ? एरोमेटिक हुआ। यस सर। ये देखिए यहां पर प्लस डाला है मैंने। ये क्या? इसको अपन प्लस डाला है मैंने। ये क्या होगा? 6 पाई इलेक्ट्रॉन 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये भी कैसा हुआ? एरोमेटिक हुआ। ये देखिए इसको जल्दी करिए, इसको जल्दी करिए। ये कैसा है सर? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 मेंबर्ड है। 8 मेंबर्ड है। ये 8 मेंबर्ड में क्या होता है? 8 मेंबर्ड को क्या एनुअली वगैरह ये सोच सकते हो क्या? ये टब लाइक स्ट्रक्चर होता है क्या? जल्दी टब लाइक स्ट्रक्चर होता है। यस सर, ये टब लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक। दिस इज नॉन एरोमेटिक। ये कैसा है सर? ये कैसा है? ये कैसा है? ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है। तो ये कैसा है सर? दिस इज एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक। और ये कैसा है सर? सर दिस इज 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज एरोमेटिक। तो उसने पूछा डेजिग्नेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक। तो नॉन एरोमेटिक मतलब एंटी और दोनों को पूछ रहा है। तो एरोमेटिक को मैं ये कर देता हूं। ये एरोमेटिक है। ए वाला एरोमेटिक है, सी वाला एरोमेटिक है, डी वाला एरोमेटिक है, ई वाला एरोमेटिक है एंड एच वाला एरोमेटिक है। ये क्या है सर? ये सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स है सर। ये सारे क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड्स है। एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कौन से सर? ये वाला एंटी एरोमेटिक है। बी वाला। एफ वाला क्या है सर? नॉन एरोमेटिक है। जी वाला क्या है सर? ये एंटी एरोमेटिक है। नॉन एरोमेटिक ये क्यों हुआ सर? नॉन एरोमेटिक ये क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर कौन सा स्ट्रक्चर आएगा सर? टब लाइक स्ट्रक्चर आएगा। टब लाइक स्ट्रक्चर आएगा। ठीक है सर, टब लाइक स्ट्रक्चर आएगा। हकल्स रूल क्या है सर? हकल्स रूल इज 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए अगर वो एक कंपाउंड एरोमेटिक होगा तो यहाँ पर सारे बच्चों को एरोमेटिसिटी की प्रैक्टिस हो गई है। तो कमेंट में लिख देना सर एरोमेटिसिटी अपन ने 4 दिया है। ये सवाल हम लोगों ने सही सॉल्व किया है। यस सर। आगे बेटा बात करता हूं मैं। ये स्टेटमेंट बेस्ड सवाल है। क्या बोल रहा है ध्यान से देखिए। ऑन नाइट्रेशन ऑफ मेटाजाइलिन। मेटाजाइलिन, ठीक है, पहले सर हमें सोचना पड़ेगा मेटाजाइलिन क्या है। मेटाजाइलिन with HNO3 and H2SO4 followed by oxidation a 4-nitrobenzene 1,3-dicarboxylic acid is obtained as major product। देखते हैं सर, ये रिएक्शन का थोड़ा उसने डाल दिया। मेटाजाइलिन क्या होता है? मेटाजाइलिन क्या होता है? ये होता है क्या बेटा मेटाजाइलिन? मेटाजाइलिन ये होता है। मेटाजाइलिन में मैंने क्या किया सर? नाइट्रेशन किया। मेटाजाइलिन में मैंने क्या किया? नाइट्रेशन किया। नाइट्रेशन से क्या बोलेगा सर? मेटाजाइलिन इससे पूछेगा नाइट्रो ग्रुप को कहां पे लाऊं, नाइट्रो ग्रुप के को कहां पे लाऊं, तो ये बोलेगा ऑर्थो पे लेके आ या पैरा पे लेके आ। लेकिन मेजर पूछा तो ये क्या बोलेगा? पैरा पे लेके आ। तो पैरा पे लेके आओ।
लेके आओ। यस सर, पैरा पे लेके आए, नाइट्रो को पैरा पे लेके आए, और उसके बाद बोल रहा है सर हमने ऑक्सीडेशन कराई है, हमने ऑक्सीडेशन कराई है। सर आपको पता होगा कार्बोक्सिलिक एसिड में अपन ने पढ़ा था, एक सीधा इसको अल्फा एक्स दिख गया तो ये सीधा किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड एंड दिस इज नाइट्रो ग्रुप। तो ये क्या मिला, 4 नाइट्रोबेंजीन 1,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है, मेजर प्रोडक्ट बिल्कुल सही है। रिएक्शन भी हमारी रिवाइज हो गई। दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट सर, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। दूसरा क्या है, CH3 group is ortho para directing while NO2 group is meta directing। CH3 group ortho para directing है क्या बेटा, CH3 ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, यस सर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। NO2 ग्रुप कैसा है सर, NO2 ग्रुप इज -M ग्रुप, -M ग्रुप कैसा होता है सर, मेटा डायरेक्टिंग होता है। सर ये भी स्टेटमेंट सही है, दिस इज आल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट, दिस इज आल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट। तो आपका आंसर क्या जाएगा, आपका आंसर क्या जाएगा सर, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आपका आंसर क्या जाएगा, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। समझ में आया, रिएक्शन में फील आई, रिएक्शन की फील आई, मेटासाइलिन समझ में आया, मेटासाइलिन समझ में आया। कॉमन नेम्स थोड़े थोड़े याद रखने हैं, जेई ने पूछा है सवाल, समझ में आया, यस सर समझ में आ गया, बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते सर, आगे बढ़ते सर। इन पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी से बेटा हर साल सवाल देखने को मिला है। इस बार 26 में नहीं आया इससे सवाल, जैन में नहीं आया, लेकिन अप्रैल में आएगा ऐसे टाइप का सवाल। इन पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी स्टेशनरी फेस इज अ थिन फिल्म ऑफ लिक्विड प्रेजेंट इन इनर्ट सपोर्ट। यस सर, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेस यही होता है, ट्रू स्टेटमेंट है सर। आगे बात करते हैं, आगे ये स्टेटमेंट बताओ मुझे जल्दी, कौन बताएगा ये। इन पेपर क्रोमेटोग्राफी, इन पेपर क्रोमेटोग्राफी द मटेरियल ऑफ द पेपर एक्ट्स एज द स्टेशनरी फेस। नहीं सर, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई सर, ये फॉल्स हो गई। मटेरियल नहीं सर, मटेरियल नहीं, वाटर ट्रैप, वाटर ट्रैप, वाटर ट्रैप acts as the stationary phase। मटेरियल ऑफ द पेपर नहीं, वाटर ट्रैप्ड इन द पेपर acts as the stationary phase। यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, सही आंसर क्या होगा सर, ये सही आंसर होगा, दैट इज स्टेटमेंट 1 is true and statement 2 is false। करेक्ट आंसर क्या मिला सर, A for आगरा इज द करेक्ट आंसर, आगरा इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया, यस सर समझ में आया। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट बात करते हैं ना, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स कौन से, न्यूक्लियोफाइल पूछा उसने, ये इस पे लोन पेयर है, इस पे लोन पेयर आएगा, इस पे लोन पेयर है सल्फर पे, ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है, ये इसके पास तो है ही लोन पेयर, ये नहीं एक्ट कर सकता, ये नहीं एक्ट कर सकता, ये नहीं एक्ट कर सकता, ये नहीं एक्ट कर सकता। तो कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकते हैं सर, न्यूक्लियोफाइल की तरह कौन कौन से एक्ट कर सकते हैं, ये 2 3 4 5 न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकते हैं। तो आंसर आपका आएगा 6। तो ऐसे भी मिल सकता है कि भाई न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल वगैरह पूछ ले सकता है वो। तो आंसर इसका क्या होगा, 5 न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकते हैं, 5 मॉलिक्यूल्स न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की बात करते हैं सर। पहले स्टेबिलिटी में अपन क्या सोचेंगे, एरोमेटिसिटी दिख रहा है, एरोमेटिसिटी यहाँ पर है क्या, यस सर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ट्रोपिलियन कैटायन, ट्रोपो क्या बोल रहा है वो कैटायन होता है यहाँ पर, ट्रोपाइलियम कैटायन, ट्रोपाइलियम कैटायन ये होता है 6 पाई इलेक्ट्रॉन से। ये कैसा है सर, एरोमेटिक ये होगा, एरोमेटिक है। ये तो मिथाइल वाला है, इसमें रेजोनेंस ज्यादा है, 3 रिंग का रेजोनेंस, 3 रिंग का रेजोनेंस, रेजोनेंस ज्यादा है। इसमें कितने रिंग्स का रेजोनेंस है सर, 2 रिंग्स का रेजोनेंस है, इसमें 3 रिंग का रेजोनेंस है, और ये तो नॉर्मल अल्काइल ग्रुप वाला है। तो करेक्ट ऑर्डर में क्या लिख सकता हूँ सर, करेक्ट ऑर्डर में क्या लिख सकता हूँ, करेक्ट ऑर्डर क्या आएगा, सी, करेक्ट ऑर्डर क्या आएगा, सी
सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद A, फिर उसके बाद B एंड आखिरी में आपका आएगा D। तो CABD इज द करेक्ट आंसर। कैसे मैंने सोचा, पहले एरोमेटिसिटी पे गया, फिर उसके बाद रेजोनेटिंग पे गया, फिर उसके बाद में इफेक्ट्स वगैरह पे गया। तो इस ऑर्डर में आपको सोचना है। कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी जेई का फेवरेट टॉपिक है, इससे सवाल वो डेफिनेटली पूछेगा। यस सर। आगे बेटा मैं बात करता हूं यहाँ पर आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है सर, ये वाली स्टेटमेंट बताइए। दीज आर द एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। यस सर, लोन पेयर दे सकता है, लोन पेयर दे सकता है। इसके पास नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इसके पास भी सर लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है। तो ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स होंगे। सर दीज आर मेटा डायरेक्टिंग, ये तो मेटा डायरेक्टिंग है बेटा, लेकिन ये मेटा डायरेक्टिंग नहीं है। दूसरा, ये दोनों मेटा डायरेक्टिंग है क्या सर, ये मेटा डायरेक्टिंग है और ये भी मेटा डायरेक्टिंग है। यस सर, ये तो सही स्टेटमेंट लग रही है हमें, सही स्टेटमेंट लग रही है। एक्टिवेटिंग ग्रुप्स एक्ट्स एज ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। एक्टिवेटिंग ग्रुप्स कैसे एक्ट करते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप्स कैसे एक्ट करते हैं सर, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स की तरह एक्ट करते हैं। हैलाइड्स आर एक्टिवेटिंग ग्रुप्स, मैंने क्या बोला था एक्टिवेशंस के रिस्पेक्ट में सर, these are the deactivating groups, these are deactivators, ring deactivators है ये। क्यों सर, इनमें माइनस आई इज ग्रेटर देन प्लस एम होता है, ये याद रखिए। यहाँ पर माइनस आई इज ग्रेटर देन प्लस एम होता है। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है सर, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू एंड दिस इज ट्रू। तो करेक्ट स्टेटमेंट में ऑप्शन क्या जाएगा, करेक्ट स्टेटमेंट में ऑप्शन क्या जाएगा सर, ए सी डी आर द करेक्ट स्टेटमेंट, ACD आर द करेक्ट स्टेटमेंट। समझ में आया। हालाइड्स ऑर्थो पैरा डायरेक्टर तो है, बट दीज आर रिंग डीएक्टिवेटर्स, ये रिंग को एक्टिवेट नहीं करते, ये रिंग को डीएक्टिवेट करते क्योंकि माइनस आई इज ग्रेटर देन प्लस एम। आगे बढ़े, करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बताइए, करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बताइए। सर ये क्या होता है, ये कौन से इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या हुआ, एंटी एरोमेटिक हुआ। ये क्या है बेटा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स एरोमेटिक होते हैं। ये क्या है सर, ये क्या है सर, दिस इज अ टब लाइक स्ट्रक्चर बेटा, टब लाइक स्ट्रक्चर, टब लाइक स्ट्रक्चर, टब लाइक स्ट्रक्चर। तो ये क्या होगा सर, दिस इज नॉन एरोमेटिक। ऑर्डर क्या होता है, पहले एरोमेटिक, देन नॉन एरोमेटिक, देन एंटी एरोमेटिक। तो ऑर्डर क्या आएगा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आएगा, सबसे पहले Q, देन R एंड देन आखिरी में क्या आएगा, आखिरी में क्या आएगा P, आखिरी में क्या आएगा P। तो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, पहले Q, देन R, देन P। मतलब पहले एरोमेटिक, देन नॉन एरोमेटिक, देन एंटी एरोमेटिक। समझ में आया, ये भी इजी था। यस सर, दिस वाज आल्सो इजी। आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। ये क्या दिया है उसने, ये क्या दिया है उसने, ये क्या दिया है सर, अ मिक्सचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ ईच क्लोरोबेंजीन, एनालिन, बेंजोइक एसिड इज डिसॉल्व्ड इन 5 ml ऑफ इथाइल एसीटेट एंड इज प्लेस्ड इन अ सेपरेटिंग फनल। क्लोरोबेंजीन, एनालिन, बेंजोइक एसिड उसने लिया और उसको डिसॉल्व किया 5 ml इथाइल एसीटेट में और सेपरेटिंग फनल के थ्रू सेपरेट कर दिया। 5 मोलर NaOH 30 ml डाला इन द सेम फनल, उस सेम फनल में ये उसने ऐड किया, क्या ऐड किया, 5 मोलर NaOH ऐड किया। द funnel was shaken vigorously and then kept aside. The ethyl acetate layer contains, ethyl acetate layer में क्या कंटेन होगा सर, NaOH से के साथ कौन रिएक्ट करेगा, बोल भाई, बोल भाई। यहाँ पर ये मैंने क्या बनाया सर, ये मैंने बनाया क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन को मैंने NaOH के साथ रिएक्ट करवाया। फिर उसके बाद ये मैंने क्या किया सर, ये मैंने एनालिन लिया, एनालिन को भी मैंने किसके साथ रिएक्ट किया सर, NaOH के साथ रिएक्ट करेगा किया। तो क्या ये दोनों रिएक्ट करेंगे, और ये देखिए सर, ये रिएक्ट करेगा,
तो रिएक्शन किन किन की पॉसिबल है सर? सर ये वाली रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ये वाली भी नहीं है, लेकिन ये रिएक्शन पॉसिबल है, ये रिएक्शन पॉसिबल है। यहाँ पर क्या बनता है सर? यहाँ पर H2 गैस लिबरेट होगी, H2 गैस लिबरेट होगी, H2 गैस लिबरेट होगी, तो ये रिएक्शन पॉसिबल है। तो आपको क्या पूछा था? इथाइल एसीटेट लेयर कंटेन्स, इनकी रिएक्शन नहीं हुई तो ये इथाइल एसीटेट में चले गए, इसकी रिएक्शन हो गई तो ये इथाइल एसीटेट से हट गया। तो कौन सा आएगा इथाइल एसीटेट में? सर ये वाला आएगा। बेंजोइक एसिड नहीं आएगा इथाइल एसीटेट में, जहां पर बेंजोइक एसिड है उसको काट दो, ये वाला आएगा इथाइल एसीटेट में, दैट इज क्लोरोबेंजीन एंड एनालिन। तो आपका आंसर क्या आएगा सर? आंसर विल बी ए, आंसर विल बी ए फॉर आगरा इज द करेक्ट ऑप्शन। आपको ऐसे सवाल देखने को मिल सकते हैं, ये अप्रैल 2025 का सवाल है, तो आपको जेई मींस 2026 में अप्रैल अटेम्प्ट में कुछ ऐसे टाइप के सवाल भी देखने को मिल सकते हैं। ये क्या दिया गया सर? ये तो बहुत फेमस सवाल है, ये फेवरेट सवाल है जेई का। ये कैसा सर? फेवरेट टाइप का सवाल है, फेवरेट टाइप का सवाल ही आपको देखने को मिलेगा। मैट्रिक्स मैच में सेपरेशन ऑफ एंड सेपरेशन टेक्निक्स पे सीधा सवाल पूछ सकता है, सेपरेशन ऑफ एंड सेपरेशन टेक्निक के ऊपर। एनालिन फ्रॉम एनालिन वाटर मिक्सचर, तो ये किसका एग्जांपल है सर? ये किसका एग्जांपल है सर? दिस इज एन एग्जांपल ऑफ स्टीम डिस्टिलेशन। ये किसका एग्जांपल है? स्टीम डिस्टिलेशन का। तो ए का क्या होगा सर? ए का 4 होगा, ए का 4 होगा। ग्लिसरॉल फ्रॉम स्पेंटली सोप इंडस्ट्री, ये 1000 बार सवाल पूछा है, मेटाफोरिकली ये सबसे ज्यादा बार सवाल पूछा है। ग्लिसरॉल फ्रॉम स्पेंटली इन सोप इंडस्ट्री, इट इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर सर, इट इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी। डिफरेंट फ्रैक्शंस ऑफ क्रूड ऑयल इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री, इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा सर? क्रूड ऑयल में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्रूड ऑयल में क्या होता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्रूड ऑयल में क्या आया? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सर क्लोरोफॉर्म एनालिन, क्लोरोफॉर्म एनालिन में क्या होता है बेटा? सिंपल डिस्टिलेशन सर, सिंपल डिस्टिलेशन। तो इसका आंसर क्या आएगा? 4 3 2 1, 4 3 2 1। एनालिन, एनालिन फ्रॉम एनालिन वाटर क्या आएगा? स्टीम डिस्टिलेशन। ग्लिसरॉल फ्रॉम स्पेंटली क्या आएगा? डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। डिफरेंट फ्रैक्शंस ऑफ क्रूड ऑयल क्या आएगा सर? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्लोरोफॉर्म एनालिन मिक्सचर क्या आएगा? सिंपल डिस्टिलेशन। तो ये जेई का फेवरेट सवाल है, तो ऐसे आपको एनसीईआरटी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, एनसीईआरटी को आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, उसके रिलेटेड इसमें सवाल यहाँ पर पूछे हैं। नेक्स्ट बात करता हूँ सर, नेक्स्ट उठा लेते हैं भाई थोड़े ये सवाल, मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, ये 25 का ही है, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, लेकिन मैंने इसको पहली बार देखा तो मैंने इसको कैसे सॉल्व किया वो बताता हूँ। A toxic compound A, when reacted with NaCN in aqueous acidic medium, gives an edible cooking component and food preservative. तो यहाँ से food preservative सीधा मैंने ढूंढ लिया। Food preservative कौन सा होता है बेटा? एसिटोनाइट्राइल food preservative है क्या? फॉर्माल्डिहाइड नहीं है। 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड का कोई सवाल नहीं उठता, एसिटोनाइट्राइल का कोई सवाल नहीं उठता। सर एसिडिक एसिड, एसिडिक एसिड यानी विनेगर, विनेगर इज एन एडिबल फूड कंपोनेंट। तो विनेगर तो एक ही ऑप्शन में दिया सर उसने, विनेगर तो एक ही ऑप्शन में दिया है, विनेगर तो एक ही ऑप्शन में दिया। तो ऐसे जल्दी इस सवाल को मैंने क्रैक कर लिया था जब भी पहली बार सॉल्व किया था। तो ए टॉक्सिक कंपाउंड कौन सा होगा? टॉक्सिक कंपाउंड कौन सा होगा जिसने NaCN के साथ रिएक्ट किया सर? ये होगा मीथेनॉल। तो मीथेनॉल ने अगर NaCN के साथ रिएक्ट किया तो उसको क्या देखने को मिला? इन एक्वस एसिडिक मीडियम इट्स एन एडिबल कंपोनेंट। इसका क्या होगा? इसका क्या होगा? अपन ऑक्सीडेशन करेंगे, इससे ये बनेगा, इससे ये बनेगा। इसका अपन ने क्या किया सर? एसिडिफिकेशन किया H+ के मीडियम में, तो ये क्या बना? CH3COOH बना, दैट इज एसिडिक एसिड। तो ये क्या आएगा? मीथेनॉल आएगा। यस सर, ये मीथेनॉल आएगा। उसके बाद B is converted to C by diborane, B is converted to C by diborane। इसमें डायबोरेन डाला तो इसका क्या आएगा सर? इसका रिडक्शन होगा, रिडक्शन होगा, ऑक्सीजन को उड़ा दे, ऑक्सीजन को उड़ा दे, डबल बॉन्ड के ऑक्सीजन को उड़ा दे, तो क्या आएगा? CH3OH। नहीं, रिडक्शन अपन करते हैं ना भाई, डायबोरेन क्या, सॉरी, डायबोरेन इज द
रिडक्शन करेगा ये, तो ये कैसे होगा, डबल बॉन्ड O OH, तो यहाँ पर क्या करो HH से बॉन्ड को तोड़ दो, तो ये क्या आएगा CH3 CH2 OH, डाइबोरिन इज डबल बॉन्ड को तोड़ेगा ना भाई, रिडक्शन करेगा, डबल बॉन्ड को तोड़ेगा, तो उससे क्या बना इथेनॉल। और ये आप चीजें याद रख सकते हो, जेई ने पूछा है, इथेनॉल इज यूज्ड एज एडिटिव टू पेट्रोल टू रिड्यूस एमिशन, पेट्रोल में इथेनॉल ऐड करते हैं ताकि एमिशन को रोका जाए। सी अपॉन रिएक्शन विथ ओलियम, सी की रिएक्शन किसके साथ की, ओलियम एट 140 डिग्री सेल्सियस गिव्स एन इनहेलेबल एनेस्थेटिक, इनहेलेबल क्या बना, एनेस्थेटिक बना, जब भी सी की रिएक्शन मैंने किसके साथ की, सी की रिएक्शन मैंने ओलियम के साथ की, दैट इज इसके साथ रिएक्शन की एट ज्यादा टेम्परेचर पे 140 डिग्री सेल्सियस, 140 डिग्री सेल्सियस पे क्या बनेगा सर, ये अपन क्या, ये ओलियम को हटा दो, ओलियम को हटा दो, ये अपन पढ़ते थे CH3 CH2 140 डिग्री पे 2 मोल निकाल के अपन क्या करते थे, इसके 2 मोल लेते थे और फिर उसके बाद बीच में से H2O निकाल देते थे और ईथर बना देते थे, तो ये क्या बनेगा, डाई इथाइल ईथर। और ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि जेई ने पूछा है। इट इज एन इनहेलेबल एनेस्थेटिक, कौन सा इनहेलेबल एनेस्थेटिक सर, इट इज डाई इथाइल ईथर। उसने ये भी बोला है, यहाँ पर देखिए सर, इट इज यूज्ड एज एन एडिटिव इन पेट्रोलियम टू रिड्यूस एमिशन, क्या, इथेनॉल। और उसने ये भी पूछा है, it is a cooking component and food preservative, तो ये क्या है सर, ये एसिटिक एसिड है। और उसने ये भी लिखा है अपने क्वेश्चन में, उसने ये भी लिखा है सर, टॉक्सिक कंपाउंड कौन सा सर, टॉक्सिक कंपाउंड मिथेनॉल है सर, मिथेनॉल पॉइजनिंग देखी है अपन ने, मिथेनॉल इज अ टॉक्सिक कंपाउंड। तो 2025 का शानदार सवाल जिसमें बच्चे निपट गए थे, लेकिन देखने से ये सवाल टफ लग रहा है, लेकिन एलिमिनेशन टेक्निक अगर आप यूज करोगे सर तो आपके सवाल सही होंगे। और जेई मेंस में एलिमिनेशन टेक्निक्स वर्क्स द बेस्ट, जहां पर 4 ऑप्शन में से मैंने गलत ऑप्शन पहले ढूंढे, फिर उसके बाद मैं सही ऑप्शन पे गया। तो एलिमिनेशन टेक्निक के लिए लिख लो सर, एलिमिनेशन ओपी कमेंट कर दो सर, एलिमिनेशन से आपके सवाल सॉल्व हो सकते हैं। आंसर यहाँ पर आएगा आंसर नंबर 1। तो सवाल ये अगर अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर दिल बना देना सर, ये बेहतरीन सवाल अपन लेके आ गए हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन को अपन पूछ कर पाए। यस सर। नेक्स्ट बेटा बात करता हूँ आगे बेटा, पीओसी के कुछ सवाल अपन डिस्कस करेंगे, वही चुटपुट सवाल आएंगे। इन डूमास मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, पहला डूमास का सवाल, 0.5 gram of the organic compound gave 60 ml of nitrogen collected at 300 Kelvin temperature and 315 mm Hg. The percentage composition of nitrogen, aqueous tension दिया है, क्या बोला, P minus P naught into V1 by T1, जो कंडीशंस क्वेश्चन में वो P2 स्टैंडर्ड कंडीशंस, V2 चाहिए, T2 स्टैंडर्ड टेम्परेचर। रख दो बेटा, रख दो जल्दी, क्या आएगा, इसको प्रेशर क्या दिया सर, उसने प्रेशर दिया 715, एक्वस कितना दिया 15, तो मिलके कितना आएगा 700, मिलके कितना आएगा 700, 700 गुने में वॉल्यूम कितना आया कलेक्टेड सर 60 ml कलेक्ट हुआ, ml में रखा सर आपने, ठीक है सर। टेम्परेचर क्या दिया सर 300 केल्विन दिया है, यस सर 300 केल्विन दिया है। प्रेशर क्या लिखे सर 760 mm of Hg इंटू V2 आपको निकालना है सर, इंटू V2 आपको निकालना है, ml में मिल जाएगा सर। ये क्या रखे हम, टेम्परेचर क्या रखे सर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर रखना बेटा 273 रखू, 273 रखते ना बेटा, चेक कर एक बार, 273 रखते, यस सर 273 रखते हैं। यहाँ से आप क्या निकालोगे सर, यहाँ से आप निकालोगे सर V2, यहाँ से आप क्या निकालोगे V2 ml में आएगा, और उसके बाद सीधा जो जुगाड़ फॉर्मूला, दैट इज परसेंटेज नाइट्रोजन इज इक्वल टू 28 बाय 224, 100 की जरूरत नहीं है, इंटू V2 किस में आया ml में, अपॉन वेट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये सीधा जुगाड़ अपन यूज करेंगे, सीधा परसेंटेज नाइट्रोजन सॉल्व होके मिल जाएगा। यू विल गेट योर परसेंटेज नाइट्रोजन
आपको परसेंटेज नाइट्रोजन मिल जाएगा। बस यहाँ से इस फॉर्मूले से अपन ने V2 निकाला। ml में सारे चीजें दी गए थे सर। मुझे लगता है इससे इजी सवाल नहीं हो सकता। पीओसी में ऐसे टाइप के सवाल सबसे इजी होते हैं। ये क्या करना है सर, अगेन आपको क्या करना है सर, इसको कमेंट करना है सर। कमेंट द आंसर। जिसने भी सही कमेंट किया उसको हार्ट मिलेगा इन द कमेंट सेक्शन। यस सर, समझ में आया सर? ड्यूमास मेथड का समझ में आया, फंडा कैसे आपको अप्रोच करना है? यस सर, समझ में आया। आगे चलते हैं बेटा। अगेन जेई का बोला मैंने फेवरेट सवाल है। 2 बार ये एक सेम सेशन में 2 बार इस सवाल को मैंने दिखा दिया। ये दूसरी बार इसकी बारी है। प्यूरिफिकेशन टेक्निक और मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सिंपल डिस्टिलेशन से किसको करते हैं सर? सिंपल डिस्टिलेशन से किसको करते हैं? क्लोरोफॉर्म और एनिलीन को। क्लोरोफॉर्म और एनिलीन को करते हैं। क्लोरोफॉर्म और एनिलीन को करते हैं। तो इसका 3 हो गया। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सर डीजल एंड पेट्रोल को करते हैं 1। डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर ग्लिसरॉल फ्रॉम स्पेंटली। स्टीम डिस्टिलेशन किसके करते हैं? एनिलीन वाटर। चेक करो बेटा, सही है ये। 3 1 4 2। सिंपल डिस्टिलेशन क्लोरोफॉर्म और एनिलीन में करते हैं। यस सर। तो ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। समझ में आया? ये एज इट इज रट लो सवाल, एज इट इज रट लो। चांसेस है मीन्स 26 में ये सवाल देखने को मिले। यस सर। आगे ये क्या सर, लसाइन के थोड़े बहुत सवाल मैंने उठाए हैं, लसाइन वगैरह की। इन लसाइन टेस्ट द कोवेलेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू, कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स को अपन ट्रांसफर करते हैं आयोनिक मॉलिक्यूल्स में। ये सर ये तो सही है, आयोनिक मॉलिक्यूल्स में अपन ट्रांसफर करते हैं। तो ये स्टेटमेंट सर एकदम सही है। दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट सर, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। The sodium fusion extract of organic compound having nitrogen sulfur gives Persian blue। नहीं बाबा, Persian blue नहीं देता बाबा, ये Persian blue नहीं देता। It gives blood red, it gives blood red, it gives blood red PPT। Persian blue PPT नहीं देता, Persian blue PPT नहीं देता, blood red PPT देता है सर। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या होगी सर? दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा सर? फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू एंड द सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है। आगे बढ़ते हैं सर 40th क्वेश्चन पे। 40th क्वेश्चन पे क्या किया मैंने? टेस्ट एंड ऑब्जर्वेशन पे सवाल है। Br2 वाटर, Br2 वाटर ध्यान से देखिए। Br2 वाटर में रेडिश ऑरेंज कलर डिसअपियर होगा। इट इज अ टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, इट इज अ टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। हाँ गुरुजी, हाँ गुरुजी। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट में क्या होगा? रेड कलर अपीयर होगा। यस सर, रेड कलर अपीयर होगा। दूसरा फेरिक क्लोराइड टेस्ट, फेरिक क्लोराइड टेस्ट में क्या होगा? फेरिक क्लोराइड टेस्ट में क्या होगा? फेरिक क्लोराइड में 4 होगा। ब्लू ग्रीन वॉयलेट या रेड कलर अपीयर हो सकता है फेरिक क्लोराइड टेस्ट में। 2,4 डीएनपी टेस्ट में क्या होगा सर? 1 होगा। दैट इज रॉय पीपीटी आपको देखने को मिलेगा। येलो, ऑरेंज एंड रेड, रॉय पीपीटी आपको देखने को मिलेगा। देखो बेटा ये सवाल रॉय पीपीटी आपको देखने को मिलेगा। तो फेरिक क्लोराइड टेस्ट में ब्लू ग्रीन वॉयलेट और रेड कलर अपीयर होगा। 2,4 डीएनपी टेस्ट में येलो, ऑरेंज, ऑरेंज रेड, ऐसा पीपीटी देखने को मिलेगा। यस यस सर, कर सकते हैं। ठीक है, 2 ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। ठीक है सर। यहाँ पर क्या फिर से ड्यूमास पे सवाल पूछा उसने? ड्यूमास पे पूछा इन ड्यूमास फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन 1 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव 150 ml ऑफ नाइट्रोजन कलेक्टेड इतना इतना इतना। एक्वियस टेंशन दिया तो इतने Hg दिया तो 900 माइनस एक्वियस टेंशन कितना है 15 इनटू वॉल्यूम कितना है 150 डिवाइडेड बाय ये कितना दिया है 300। ये 1 जा ये 2 जा ऐसा चला गया। इसके बाद प्रेशर, नॉर्मल प्रेशर इनटू वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम आप निकालोगे V2 का ml में और यहाँ पर आप स्टैंडर्ड 273 केल्विन रखोगे।
यस सर। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा सर, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको V2 मिलेगा, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको V2 मिलेगा। V2 को अपन किस में पुट कर सकते हैं सर, परसेंटेज नाइट्रोजन विल बी 28/224 इंटू V2 जो ml में मिलेगा अपॉन वेट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि 1 ग्राम दिया हुआ है, उससे आप सीधा इसको कर सकते हो और आपको इसका आंसर कमेंट करना है। सर कैलकुलेशन में अपन टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, कैलकुलेशन में अपन टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, आप इसको कमेंट करिए सर, आप इसको कमेंट करिए कि आपका क्या आंसर आ रहा है, आप इसको कमेंट करिए। कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है, जो आप सीधा लगा सकते हो सर ड्यूमास मेथड के लिए, वो मैंने बता दिया है सर। यस, नेक्स्ट की बात करते हैं सर, नेक्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पर ये मोल कंसेप्ट का सवाल आ गया है, पीपीडी में देख लेते सर अपन। 0.4 मोल ऑफ द फॉलोइंग गिवन एंटीवायरल कंपाउंड पी, वेस्ट कितना। तो यहाँ पर सिंपल में बता रहा हूं क्या करना है, सिंपल में बता रहा हूं क्या करना है, मास बाय मोलर मास, मोलर मास इज इक्वल टू मोल्स। एक बेसिक फॉर्मूला से आपकी चीजें होंगे। मास चाहिए उसको, तो मास के लिए आप क्या करो सर, मास इज इक्वल टू मोल इनटू मोलर मास। यहाँ पे टास्क किसका आ गया सर, मोलर मास का टास्क आ गया। तो आपका होमवर्क है कि आप कैलकुलेट करिए इसका मोलर मास और इसको मास मोल से मल्टीप्लाई कर दीजिए जो कि दिया हुआ है 0.1, तो आपको सीधा आंसर देखने को मिल जाएगा। इनफैक्ट 0.1 का भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसने 10⁻⁻1 लिख दिया है, तो आप सीधा यहाँ पर क्या पुट कर सकते हो आंसर में, आप सीधा यहाँ पर पुट करिए आंसर में मोलर मास, मोलर मास। इसका मोलर मास आपका होमवर्क है सर, आप इसको कमेंट करिए इसका मोलर मास क्या है। और मोलर मास सर ऐसे निकालना है सर, जेई ऐसा ही करता है सर, वो हाई-फाई कॉन्सेप्ट नहीं देगा, वो तेरी कैलकुलेशन चेक करेगा, तू यहाँ पर सारी चीजें सोच के सही आंसर कर पाता है क्या इंटीजर बेस्ड में, दैट इज व्हाट ही इज चेकिंग इन दिस क्वेश्चन, बाकी कुछ नहीं है सर इस सवाल में। यस, आगे बेटा बात करते सल्फर एस्टिमेशन पे, फिर से एक और सवाल, सल्फर एस्टिमेशन पे फिर से एक और सवाल। इन सल्फर एस्टिमेशन 0.2 ग्राम ऑफ द प्योर organic compound gives 0.4 gram of barium sulfate, the percentage of sulfur, percentage of sulfur उसने पूछा है, तो percentage sulfur में कैसे निकालूंगा सर, 32/233 into कितना दिया सर, इसका कितना दिया सर, इसका कितना दिया 0.4/0.2 into 100, तो ये कितना होगा, ये वन जा, ये ऊपर का टू जा, और इसको आप सॉल्व कर सकते हो, इसको आप सॉल्व कर सकते हो सीधा, इसको आप सीधा क्या कर सकते हो सर, सॉल्व कर सकते हो। और आपको क्या करना है सर, इसको कमेंट सेक्शन में बताना है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सल्फर, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सल्फर। कैलकुलेशन आपको कमेंट सेक्शन में करनी है सर, व्हाट इज द आंसर, व्हाट इज द परसेंटेज सल्फर। यस, उसके बाद भाई फिर से उसने क्या बोला इसमें, ये फिर से कौन सा सवाल है, इन क्लेरियस मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ हैलोजेंस 0.25 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव 0.15 ग्राम ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड, तो परसेंटेज ब्रोमीन उसने पूछा है, तो आपका क्या होगा, परसेंटेज ब्रोमीन इज इक्वल टू 80/188 इंटू वेट ऑफ Ag कितना है, 0.15/0.25, सही है, इंटू 100। ये भी भाई अगेन कैलकुलेशन है, आपके ऊपर छूट रहा हूं। परसेंटेज ब्रोमीन का कंसेप्ट बता दिया, आपको क्या करना है सर, कमेंट सेक्शन में इसका भी आंसर कमेंट करना है सर, इसका भी आंसर आपको कमेंट करना है। ज्यादा इस केस में आपको होमवर्क मिल रहा है क्योंकि भाई पीओसी में फंडे कम है, लेकिन आपको कैलकुलेशन इसके रिलेटेड करनी पड़ेगी सर, कैलकुलेशन इसके रिलेटेड आपको करनी पड़ेगी। नेक्स्ट की बात करता हूँ सर, आ गए हैं अपन जेई मेंस 2024 पे, हमने 25
हमने 26 दोनों को रैप अप करके अपन मूव करने वाले सर जेई मींस 2000 अपन 24 के सवालों को डिस्कस करने वाले सर। 24 में कैसे टाइप के सवाल जीओसी एंड पीओसी से पूछे गए हैं उसके बारे में अपन बात करेंगे। यहाँ पे क्या पूछा है, द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ दिस। रेजोनेंस की स्टेबिलिटी के ऊपर इनफैक्ट सवाल एक 26 में ही पूछा था, लेकिन मैंने वो सवाल नहीं लिया क्योंकि भाई वो सिंपल सवाल है रेजोनेंस वाला, तो ये यहाँ से वो आपका सवाल रिवाइज हो सकता है। तो यहाँ पर क्या बोला, स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पर इस पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज दिया गया है, और यहाँ पर कार्बन पे पॉजिटिव है और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पर क्या सर, चार्ज नहीं, तो सब में डबल बॉन्ड्स, एक डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड, इसमें कितने डबल बॉन्ड है, एक दो डबल बॉन्ड, इसमें एक डबल बॉन्ड है, इसमें एक डबल बॉन्ड है। तो सबसे ज्यादा पाई बॉन्ड किसमें सर, इसमें ही सबसे ज्यादा पाई बॉन्ड है, तो ये सबसे पहले आएगा, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो सबसे पहले कौन सा आएगा सर, सबसे पहले आएगा 3, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा सर 3। उसके बाद देखिए 2 में पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड, यस सर एक पाई बॉन्ड। यहाँ पर ऑक्सीजन पे नेगेटिव, यहाँ पर कार्बन पे नेगेटिव, सर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे एलिमेंट नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए आप बोलोगे सर यहाँ पर पहले 2 आएगा, देन आपको 1 देखने को मिलेगा। तो करेक्ट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा सर, करेक्ट आंसर आपका देखने को मिलेगा दैट इज 3 to 1। स्टेबिलिटी में आपको क्या देखने को मिल रहा है, 3 to 1 इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज पहले 3 फिर 2 देन 1 आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे स्टेबिलिटी के सवाल आप कर सकते हो। ये भी एक अच्छा सवाल मुझे लगा जहां पे आपका पीके वैल्यू पे सवाल पूछा था, इंक्रीजिंग पीके वैल्यू पे। तो यहाँ पर क्या कंसेप्ट आप लगा सकते हो सर, एसिडिक स्ट्रेंथ आपकी अगर ज्यादा है, एसिडिक स्ट्रेंथ अगर आपकी ज्यादा है तो आपकी के वैल्यू ज्यादा है, लेकिन आपकी पीके वैल्यू कम होगी, क्योंकि सर पीके क्या होता है, आपने आयोनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा है, माइनस लॉग के की कॉन्सेंट्रेशन। तो उल्टा चलते ये एक दूसरे से, के और पीके एक दूसरे से क्या चलते हैं बेटा, उल्टा चलते हैं। यस सर, तो फंडा क्या लगा सर, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, के कम। तो उसने पूछा इंक्रीजिंग पीके के वैल्यू पे आंसर करिए, इंक्रीजिंग पीके मतलब पहले सबसे कम पीके से अपने को चालू करना पड़ेगा, सबसे कम पीके से मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक कंपाउंड से। तो यहाँ पर उसने क्या दिया है, OH है, OH के यहाँ पर ये वाला ग्रुप लगा दिया, ये कौन सा ग्रुप है, प्लस M ग्रुप है। OH के यहाँ पर ये माइनस M ग्रुप लगा दिया है मेटा पोजीशन पे, फिर उसके बाद OH के यहाँ पर मेटा पोजीशन पे प्लस M ग्रुप लगा दिया है, फिर उसके बाद पैरा पोजीशन पे क्या लगा दिया बेटा, पैरा पोजीशन पे माइनस ग्रुप लगा दिया, माइनस M ग्रुप, फिर नॉर्मल OH रखा है। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, एसिडिक स्ट्रेंथ। तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है सर, एसिडिक स्ट्रेंथ होता है कि OH देने की टेंडेंसी, मतलब अनायन कौन सा ज्यादा स्टेबल बनेगा, मतलब मैं बोल सकता हूँ जो स्टेबल अनायन बनेगा। तो अनायन को सबसे ज्यादा स्टेबल कौन करेगा सर, अनायन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो माइनस M उसको सबसे ज्यादा स्टेबल करेगा। तो मेटा पे माइनस M, मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी, बी की होगी, मतलब इंक्रीजिंग पीके वैल्यू, मतलब सबसे कम पीके वैल्यू किसकी होगी सर, बी की सबसे कम पीके वैल्यू होगी। उसके बाद माइनस M, ये भी माइनस M है, लेकिन ये मेटा पे आ गया तो माइनस M क्या हो जाता है सर, माइनस I में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसके बाद क्या आएगा सर, D आएगा। उसके बाद क्या आएगा सर, दोनों प्लस M है, ये तो पैरा पे प्लस M होगा और ये ग्रुप हट के प्लस H ग्रुप हो जाएगा। यस सर, तो ये नॉर्मल आएगा, नॉर्मल फिनॉल आएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा, फिर उसके बाद आएगा सर C, देन लास्ट में आपको देखने को मिलेगा E। तो सबसे हाईएस्ट पीके वैल्यू किसके सर, इसकी सबसे हाईएस्ट पीके वैल्यू, सबसे हाईएस्ट है, सबसे हाईएस्ट इसकी पीके वैल्यू, मतलब इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम है,
मतलब इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम है, मतलब जिसकी पीके वैल्यू ज्यादा है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऐसे होगा कि सबसे डिक्रीजिंग मतलब मोर एसिडिक टू लीस्ट एसिडिक, मोर एसिडिक टू लीस्ट एसिडिक केस चलेगा। मतलब मैं यहाँ पर एक सीधा लिख सकता हूँ, यहाँ पर एक सीधा लिख सकता हूँ सर एसिडिक स्ट्रेंथ is directly proportional to Ka, Ka value के directly proportional है लेकिन inversely proportional to the pK value, it is inversely proportional to the pK value। ये concept उसने पूछा था इसलिए ये मुझे सवाल थोड़ा सा अच्छा लगा कि उसने pKa वाला concept यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था और ग्रुप्स के साथ देख के बातचीत की थी, ग्रुप्स के साथ देख के उसने बातचीत की थी। ठीक है सर, ये सवाल अच्छा लगा। यस सर, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, मेथड्स यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर बेस्ड ऑन, they are based on beta, they are based on nature of compound and presence of impurity। नेचर ऑफ कंपाउंड पे और इम्प्यूरिटी के प्रेजेंस पे डिपेंड करता है प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये सीधा सवाल है, सीधा सवाल है। आंसर इसका क्या होगा सर, आंसर इसका होगा सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बेटा बात करता हूं मैं, the correct sequence of acidic strength of aliphatic acids, aliphatic acids। तो सबसे ज्यादा ये आना चाहिए, सबसे ज्यादा ये आना चाहिए, तो ये सबसे आगे होना चाहिए, ये सबसे आगे, ये बाकियों को हटा दीजिए। फिर उसके बाद जितने जितने ज्यादा ग्रुप्स ऐड होते जाएंगे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ का, एलिफैटिक में जितना प्लस एन घुस रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो रही है, तो ऐसा ऑर्डर आएगा। फिर ये तो ये बीच में ही आ गया, बैठ गया, ये बीच में ही आ गया। तो यहाँ पर ऑप्शन सीधा क्लियरली आपको देखने को मिल रहा है सर, क्लियरली आपको देखने को मिल रहा है कि सर बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर, जो आपको बता रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ टू सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ ये आपको ऑर्डर बता रहा है। तो इसका आंसर आप बोल सकते हो सर, आंसर इसका क्या होगा, आंसर विल बी बी, आंसर विल बी बी। आगे बेटा मैं बात करता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एरोमेटिक। एरोमेटिक कौन से, ये कौन बताएगा सर, ये भी अच्छा सवाल है, ये कौन बताएगा। यहां पे बच्चे फंसेंगे, एक इसमें फंसेंगे। ये क्या है सर, ये कैसा है, ये कैसा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। एरोमेटिक तो मैं ये बोल सकता हूँ ये वाला एरोमेटिक है क्योंकि बेंजीन रिंग देखने को मिल रही है, तो ये बी वाला तो मैं कह सकता हूँ सर, बी वाला एरोमेटिक है। ये वाला कैसे कह सकता हूँ सर, इसमें अपने को ये चलना पड़ेगा ऐसे, आउटर बाउंड्री से अपन चलते हैं और कैलकुलेट करते हैं। 2 4 6 8 10 12 14, 14 इलेक्ट्रॉन। 14 इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा, 14 इलेक्ट्रॉन 3 पुट की एन की वैल्यू, तो ये भी एरोमेटिक होगा, तो ये भी क्या होगा, एरोमेटिक। यहाँ पर देखिए ये HHSI, तो HHSI तो ये नॉन एरोमेटिक होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। इसमें क्या होगा बेटा, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, ऐसे आउटर बाउंड्री का रूल चलाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 का ये है। लेकिन ये अपन कैसे देखते हैं इसको, इसको अपन कैसे देखते हैं बेटा, कैसे कैसे देखते हैं अपन इसको। sp2 है, ये भी sp2 है, sp3 कहां पर देखने को नहीं मिल रहा। ये 2 4 6 8 8 स्पीशीज, 8 की स्पीशीज, लेकिन यहां पर 10 मेंबर का ये भी है और ये भी है, तो इसको ही एक्सपैंड करके अपन ऐसे लिखते हैं ना जनरली। चेक करो बेटा इसका क्या होगा, ए का, वही मैं बोल रहा था, ये यहाँ पर sp3 है, दिस इज sp3 है, ये क्या है, sp3 है, तो sp3 आ गया तो भाई खत्म हो गया सीधा। ये क्या हो जाएगा सर, इट विल बी नॉन एरोमेटिक, ये नॉन एरोमेटिक है, ये वाला क्या है, नॉन एरोमेटिक है। तो यहाँ पर ये क्या आएगा, एरोमेटिक उसने पूछा, तो कौन से एरोमेटिक होंगे, आंसर दे दीजिए उन्हें, कौन से एरोमेटिक होंगे सर, आंसर विल बी एरोमेटिक कौन सा होगा, बी and D, B and D will be the aromatic compounds, B and D अपने aromatic compounds होंगे, B and D will be aromatic, B and D will be aromatic,
B and D will be aromatic. नॉन एरोमेटिक कौन से आएंगे सर? A and C are नॉन एरोमेटिक, B and D are एरोमेटिक. तो ये भी अच्छा सवाल उसने पूछा. यस सर. उसके बाद ये क्या है सर? ये भी सवाल आपको कॉमनली देखने को मिल सकता है. द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब क्या? इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा, मतलब न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ज्यादा होना चाहिए. न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसमें आएगा सर? इसमें सबसे ज्यादा आएगा क्योंकि ये प्लस एम ग्रुप है. तो सबसे ज्यादा 3 में देखने को मिल रहा है. ये 3 है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया. उसके बाद इसमें देखने को मिलेगा प्लस एच ग्रुप है, ये प्लस एच ग्रुप है, प्लस एच ग्रुप है. तो फिर उसके बाद 1 आएगा. इसने क्या दिया है? 4 दिया है, हटा दो 1. उसके बाद क्या आएगा? 2. सर ये क्यों नहीं आया भाई? CF3 सी, ये क्या है? माइनस एच ग्रुप है सर. ये माइनस एच ग्रुप है. माइनस एच ग्रुप क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स लेगा, इलेक्ट्रॉन्स देने वाले चाहिए. ये इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है. उसके बाद बेंजीन की रिंग आएगी, देन उसके बाद 4 आएगा. तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा सर? करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा दैट इज बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर. ये ऐसे टाइप का सवाल पसंद है जेई वालों को, तो ये आंसर आएगा बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर. आगे बढ़ते सर, आगे बढ़ते. स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो अनायन पे यहाँ पर सवाल पूछा गया है. ये कैसा है सर? दिस इज एंटी एरोमेटिक, 4 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज एंटी एरोमेटिक. दिस इज नेगेटिव लगा है भाई, ये नेगेटिव बस लगा है यहाँ पर. ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है. ये क्या है सर? ये क्या है? इट इज एरोमेटिक, इट इज एरोमेटिक. तो पहले स्टेबिलिटी में एरोमेटिसिटी लगा दी, तो ये एरोमेटिक है, तो डी ज्यादा स्टेबल होगा. तो सी को हटा दो, तो डी ज्यादा स्टेबल है, डी ज्यादा स्टेबल है. उसके बाद सी होगा या ए होगा सर? ए तो एंटी एरोमेटिक है, ए तो एंटी एरोमेटिक है, लेकिन यहां पर ये रेजोनेंस कर सकता है. एंटी एरोमेटिक है लेकिन रेजोनेंस कर सकता है, रेजोनेंस कर सकता है. यहां पर रेजोनेंस जैसा कोई फिनोमिना नहीं है. दोनों के केस में रेजोनेंस जैसा कोई फिनोमिना नहीं है, तो रेजोनेंस से ये स्टेबल होगा. सी और डी में कैसे अपन कंपेयर कर सकते हैं? सी और डी में अपन कैसे कंपेयर कर सकते हैं? यहां पर इसको सी और डी को अपन कैसे कंपेयर कर सकते हैं? वैसे अपना आंसर तो आ गया, अपना आंसर तो आ गया ये वाला, दैट इज DACB. DACB आ गया क्योंकि ए में रेजोनेंस तो लग रहा है, बी और डी में कुछ नहीं लग रहा है. तो आंसर आ गया, तो भाई ज्यादा दिमाग अपन नहीं लगाएंगे. आंसर आ गया तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे. तो इस केस में आंसर क्या होगा सर? आंसर विल बी सी. समझ में आया? एंटी एरोमेटिक था लेकिन उसमें रेजोनेंस है, रेजोनेंस है. इनमें तो रेजोनेंस भी नहीं है, तो रेजोनेंस उसको स्टेबल कर सकता है. यस सर. यहां पर क्या है? व्हाट विल बी द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, व्हाट विल बी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ. बेसिक स्ट्रेंथ का उसने क्या पूछा सर? बेसिक स्ट्रेंथ का उसने डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा, मतलब सब. व्हाट विल बी द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ फॉलोइंग कॉन्जुगेट बेस. अच्छा, कॉन्जुगेट बेस दे दिए उसको, कॉन्जुगेट बेस दिए हैं और पूछ रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, मतलब सबसे कम बेसिक से सबसे ज्यादा बेसिक की अपन बात करने वाले. तो जितना कॉन्जुगेट बेस में क्या होता है? कॉन्जुगेट बेस मतलब जो H+ निकल के आता है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड, तो स्ट्रॉन्ग एसिड का वीकर कॉन्जुगेट बेस होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड का वीकर कॉन्जुगेट बेस होता है. तो Cl माइनस में क्या हुआ? Cl माइनस में क्या हुआ? यहाँ पर H दिया, इसको मैंने H दिया, तो ये क्या बनेगा? HCl विच इज स्ट्रॉन्ग एसिड, विच इज स्ट्रॉन्ग एसिड. तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ तो कमजोर होनी चाहिए, बेसिक स्ट्रेंथ तो कमजोर होनी चाहिए, बेसिक स्ट्रेंथ तो कमजोर होनी चाहिए. ठीक है सर, बेसिक स्ट्रेंथ 2 ऑप्शन अपन ने निपटा लिए. यस सर. फिर उसके बाद अपन ने क्या किया? फिर उसके बाद अपन ने इसको H+ दिया, तो ये क्या बना? एक एसिटिक एसिड बना. एसिटिक एसिड की भी कमजोर होनी चाहिए, यहाँ पर दोनों में दिया है. यस सर, दिया. ठीक है, ये दोनों ऑप्शन अब तक बचे रहे. फिर उसके बाद उसने क्या पूछा है? ROH एंड वाटर. तो किसकी ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होती है? कौन ज्यादा बेसिक है सर? एसिडिक स्ट्रेंथ में अपने को मालूम है वाटर इज मोर बेसिक, सॉरी वाटर इज मोर एसिडिक. वाटर की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है,
वाटर की एसिडिक स्ट्रेंथ कहाँ पर ज्यादा है, वाटर की एसिडिक स्ट्रेंथ कहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर वाटर की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर किससे मिलेगा, डी से मिलेगा। समझ में नहीं आया सर ये हमें सवाल, देखिए बेटा ध्यान से, मैंने क्या किया, HCl डाला, मतलब मैंने एसिड बनाया, क्योंकि कॉन्जुगेट बेस किससे आया, एसिड से आया, तो जितना इस पे H प्लस डाला तो ये HCl बना, तो HCl की बेसिक स्ट्रेंथ तो कम ही होगी क्योंकि वो एसिड है, तो उसको पीछे अपन ने ले लिया, उसको पीछे अपन ने ले लिया, बाकी ऑप्शंस हटा दिए। फिर उसके बाद इसमें H डाला तो ये भी एसिड बना, एसिटिक एसिड, तो ये तो आना ही चाहिए, ये तो आना ही चाहिए, यस सर ये तो आना ही चाहिए। फिर उसके बाद अल्कोहल और वाटर, अल्कोहल वाटर, तो वाटर की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा अल्कोहल से, मतलब बेसिक स्ट्रेंथ अल्कोहल की ज्यादा होगी, खत्म सवाल, खत्म सवाल। तो इसका आंसर क्या आया, डी। तो ये भी अच्छे टाइप का सवाल पूछा गया, तो थोड़ा लॉजिकली अपन सवाल इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, यस सर। आगे बेटा बात करूंगा मैं, यहाँ पर मैट्रिक्स मैच का सवाल यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर NH2 एनिलिन एलेनिल, ये इसको इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, तो ये कैसा इफेक्ट है सर, ये प्लस आर इफेक्ट है, प्लस आर इफेक्ट है, तो इसका आंसर जाएगा ए का 4। ये क्या सर, इसमें रेजोनेंस हो रहा है, H प्लस का अटैक हो रहा है, H प्लस का अटैक हो रहा है, यस सर। पहले अपन ये देख सकते हैं नाइट्रो वाला, नाइट्रो वाला कैसे होगा, नाइट्रो वाला कैसे होगा सर, नाइट्रो वाला माइनस आर इफेक्ट होगा। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये ऐसे हुआ और यहाँ पर पॉजिटिव क्रिएट हुआ, पॉजिटिव क्रिएट हुआ, फिर यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, यहाँ पर ये नेगेटिव क्रिएट हुआ और नेगेटिव पे इसने अटैक किया। तो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये प्लस ई इफेक्ट है, प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है या नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है, प्लस ई इफेक्ट है या नेगेटिव ई इफेक्ट है। इसलिए आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट मॉलिक्यूल्स में कैसे देखने को मिलेगा, तो कमेंट करना है आपको इसका आंसर। दो तो मैंने सॉल्व कर दिए सर, दो प्लस आर और माइनस आर सॉल्व कर दिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का आपको सॉल्व करना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का अपन ने पीछे किया था, पीछे किया था अपन ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का सवाल देखा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। ये देखिए, in electromagnetic effect an unsaturated system shows plus E with the nucleophile। नहीं सर, न्यूक्लियोफाइल के साथ तो माइनस ही दिखाता है, अभी कर लीजिए, होमवर्क नहीं दे रहा हूं, देखिए प्लस ई किसके साथ दिखाता है, न्यूक्लियोफाइल के साथ नहीं सर, प्लस ई तो इलेक्ट्रोफाइल के साथ दिखाता है, प्लस ई तो इलेक्ट्रोफाइल के साथ दिखाता है। प्लस ई किसके साथ दिखाता है, इलेक्ट्रोफाइल के साथ दिखाता है। तो ये देखिए, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ, न्यूक्लियोफिलिक अटैक किसके लिए दिखाएगा, प्लस ही दिखाएगा क्या सर, नहीं ये माइनस ही दिखाएगा, माइनस ही दिखाएगा। तो ये क्या आएगा 1 और ये वाला क्या आएगा प्लस ई यानी 3। तो आंसर क्या मिला 4312, 4312 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट की बात करते सर, नेक्स्ट की बात करते, इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक टेम्पररी इफेक्ट है, यस सर, रिएजेंट मॉलिक्यूल आने के बाद वो शो करता है। H प्लस शोज नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल शोज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ, यस सर ये सही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर इंडक्टिव इफेक्ट, यस सर ये भी सही है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या देखने को मिली सर, ये H प्लस वाली देखने को मिली, नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, ये वाली इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको देखने को मिली। तो ये आपको क्या मिला सर, इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज बी फॉर बॉम्बे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में भी सवाल आए हैं और एग्जैक्ट एनसीईआरटी बेस्ड ही इसके सवाल आपको देखने को मिल रहे हैं, यस सर। आगे ये क्या सर, द सेट ऑफ मेटा डायरेक्टिंग फंक्शनल ग्रुप, मेटा डायरेक्टिंग फंक्शनल ग्रुप कौन से, मेटा डायरेक्टिंग, तो ऑर्थो डायरेक्टिंग वाले, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग वालों को काट दो सर, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग वालों को सीधा काट देते। ये ऑर्थो डायरेक्टिंग, ठीक। तो आपका आंसर सीधा क्या आएगा, डी, डी इज द करेक्ट आंसर। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग को सीधा मैंने कट कर दिया, तो डी आपका सही आंसर बना। तो इसमें क्या आंसर आएगा,
Sir, answer will be D for Delhi. D for Delhi is the correct answer. Correct answer. Next, Lassine test is used for detection of. Lassine test अपन किसके लिए यूज करते हैं सर? नाइट्रोजन सल्फर फॉस्फोरस एंड हैलोजन, इसके लिए अपन Lassine test यूज करते हैं. इसका तो सिंपल हो जाएगा सर, C is the correct answer. C is the correct answer. आंसर क्या आएगा सर? C is the correct answer. आगे बेटा बात करते हैं सर, the functional group that shows negative resonance effect, minus M effect, minus M या minus R effect. माइनस M effect कौन शो करता है सर? जिसके पास लोन पेयर है वो तो प्लस M दिखाता है, तो ये हो गया प्लस M, ये भी लोन पेयर है, ये भी हो गया प्लस M. इसके पास सर डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, तो ये क्या होगा सर? माइनस M. इसके पास भी क्या है सर? लोन पेयर, तो ये प्लस M. मतलब पहले एटम पे लोन पेयर तो प्लस M, पहले एटम पे पाई बॉन्ड तो माइनस M. खत्म सवाल. ये क्या होगा सर? C is the correct answer. आंसर क्या सर? आंसर विल बी C is the correct answer. आगे की बात करते हैं सर. आगे क्या है? आयोनिक रिएक्शंस विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रोसीड थ्रू. किसके साथ प्रोसीड करते हैं? तो इसका सिंपल आपको देखने को मिलेगा. फ्री रेडिकल तो नहीं होता, होमोलिटिकल नहीं होता, फ्री प्राइमरी फ्री रेडिकल, सेकेंडरी फ्री रेडिकल नहीं होता. इट इज एन हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज. हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज से आयोनिक रिएक्शंस होते हैं. तो आंसर आपका क्या आएगा? बी इज द करेक्ट आंसर. बी इज द करेक्ट आंसर. Ionic reaction with organic compounds proceed by heterolytic bond cleavage, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बनने चाहिए. नेक्स्ट बात करते हैं सर, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. इलेक्ट्रोफाइल कभी अटैक करेगा जब भी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगी. तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कौन बढ़ा रहा है सर? सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी बी बढ़ा रहा है. फिर उसके बाद क्या आएगा? बाकी दो तो खा रही है, फिर उसके बाद ए डालना पड़ेगा. फिर उसके बाद C और NO2 में से कम कौन खा रहा है सर? यहाँ पर माइनस I इफेक्ट लग रहा है, यहाँ पर माइनस M इफेक्ट लग रहा है. माइनस M इफेक्ट ज्यादा खींच रहा है, न्यूक्लियोफिलिसिटी कम कर रहा है. माइनस I थोड़ा कम खींच रहा है, तो उसके बाद माइनस I लगाना पड़ेगा, दैट इज C. फिर उसके बाद D. तो आपका करेक्ट ऑर्डर होगा कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सबसे ज्यादा रिएक्टिव फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज B, then A, then C, then D. तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होना चाहिए? आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़नी चाहिए रिंग पे, ताकि इलेक्ट्रोफाइल अटैक हो सके. यस सर. आगे बेटा बात करते हैं, स्पीशीज हैविंग कार्बन विद सेक्टेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल. ये तो भाई आसान सवाल उसने दे दिया. कार्बोकैटायन होता है, ये कार्बोकैटायन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. कार्बोकैटायन के पास क्या होते हैं सर? 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. कार्बोकैटायन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं. ये 2 3 और ये 6 इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिटिव चार्ज होता है. और यहाँ पर क्या होता है? वेकेंट एक p ऑर्बिटल देखने को मिलता है. वेकेंट एक p ऑर्बिटल्स, आपको वेकेंट एक p ऑर्बिटल देखने को मिलते हैं. तो ये एक प्लेनर स्ट्रक्चर होता है. दिस इज अ प्लेनर स्ट्रक्चर. दिस इज एन sp2 planar molecule, planar structure, planar molecule. It is a planar molecule और वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है. It can receive electrons, it can receive electrons. ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है. It can act as an electrophile सर. ठीक है. नेक्स्ट की बात करते हैं सर. नेक्स्ट में क्या है सर? ये The correct stability order of carbocation. कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी? अल्फा एच से देख सकते हो. यही सवाल मिल गया सर. A is the correct answer. सबसे ज्यादा अल्फा एच इसमें ही है. नो अल्फा एच नहीं, ये बीच में दूसरा आ गया, ये वाला सही होगा. नो अल्फा एच, फिर उसके बाद 6 अल्फा एच, फिर उसके बाद 3 अल्फा एच, फिर 0 अल्फा एच. ये तो उल्टी स्टेटमेंट दे दी. ये हटा दो, ये बीच में इसको लेके आ गया, ये पहले इसको लेके आ गया. तो आंसर क्या होगा? बी फॉर बॉम्बे. आंसर क्या होगा बेटा? बी फॉर बॉम्बे. आगे बेटा बात करेंगे, विच अमंग द फॉलोइंग प्यूरिफिकेशन मेथड इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी.
प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी पे कौन बेस्ड होता है मालूम नहीं है तो याद रखो, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी। जो अपन ने सवाल किया था जेईई मेन 25 का, प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी पे बेस्ड होता है, दैट इज डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, आई थिंक ये अपना लास्ट सवाल होगा, दैट इज द असेंडिंग एसिडिक ऑर्डर फॉर द हाइड्रोजन एटम्स। हाइड्रोजन एटम्स की एसिडिक ऑर्डर वो पूछ रहा है। तो हाइड्रोजन एटम सबसे ज्यादा एसिडिक किसमें होगा? ए में सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, ए में सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, ये दो हटा दो। फिर ए के बाद किसमें सबसे ज्यादा एसिडिक होगा? बी में सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, बी में सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। बी के बाद सबसे ज्यादा किसमें होगा? बी के बाद डी में होगा, बी के बाद डी में होगा, फिर उसके बाद सी में होगा। ये आपको आंसर देखने को मिल रहा है, डी इज द करेक्ट आंसर। सिंपल सवाल, सिंपल जवाब, डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। तो अराउंड अपन ने 60 प्लस सवाल यहाँ पर डिस्कस किए हैं, अराउंड 60 प्लस सवाल अपन ने डिस्कस किए हैं। कैसे लगा ये आपको सेशन कमेंट करके जरूर बताना। ड्यूरेशन आई डोंट थिंक इतनी एक्सीड हुई होगी, 2 घंटे के अराउंड अपन ने इस लेक्चर को समाप्त कर दिया है। तो 2 घंटे में बेटा 60 क्वेश्चंस अपन ने डिस्कस किए हैं, और जीओसी के और प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जेईई मेंस 24, 25 और 24 तीनों साल के अपन ने सवाल डिस्कस किए हैं। तो कैसे लगा सेशन कमेंट में जरूर बताना। आगे नेक्स्ट लेक्चर रिएक्शन मैकेनिज्म पे आएगा, रिएक्शंस के 2 लेक्चर होंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म 1 एंड रिएक्शन मैकेनिज्म 2। तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड रहो। तब तक के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। कीप स्टडीइंग, कीप वॉचिंग, ओके बाय।